sensory system of the given subject, and a little bit, very I will be touching very briefly about sensations, sensory system. So sensation की classification होती है. So there the classification can be done by the following method. So they can be divided into the superficial sensations or deep sensations. Superficial matlab arising from the skin, and deep sensations means arising from the structures which are present below the skin. So superficial sensations में हो गई touch, pain, temperature. Deep sensations, जैसे deep pain I will be explaining as I go ahead. pressure देके जो करना है वो, ठीक है. Then proprioception and vibration, ठीक है. proprioception I think you already know, ठीक है. position sense और vibration की movement. See, another way of classification is the clinical classification. So sensations can also be divided into primary and cortical sensations. Primary sensations देखो enumeration से ही पता चल जाएंगी. Primary sensation हो गए जैसे touch, pain, temperature, position sense, ठीक है. And passive movement means kinesthesia and vibrations. These are primary sensations जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्टेक्स का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है. कॉर्टेक्स की जो उसे क्या कहते हैं प्रोसेसिंग है वो नहीं हो रही. कॉर्टिकल लीजन्स, कॉर्टिकल सेंसेशंस आर दो सेंसेशंस व्हिच यूजेस द कॉर्टेक्स फॉर असेस, यानी मतलब फॉर आइडेंटिफाइंग. कॉर्टेक्स, हालांकि सेंसरी कॉर्टेक्स में सारी की सारी चीजें जाती हैं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे लीजन हो जाए तो दीज सेंसेशंस विल बी लॉस्ट. फॉर एग्जांपल लोकलाइजेशन ऑफ टच, ठीक है. टच आपने किया, टच पता चल जाएगा, लेकिन लोकलाइज होने के लिए उसमें कॉर्टेक्स में अगर कॉर्टेक्स ठीक होगा तभी लोकलाइज कर पाओगे. देन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन व्हेन वी विल डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ओके. स्टीरियोग्नोसिस होता है कि आंख बंद करके किसी भी फैमिलियर ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके पहचानना. जैसे आंख बंद कर ली और अगर मैंने किसी के हाथ में चाबी रखी है, कॉइन रखा है या पेन रखा है, so that person is able to recognize that. So उसमें क्या है, मैं आइडेंटिफाई तो उसको, यानी उसको सेंसेशन कौन कौन सी यूज हो रही है, टच और प्रेशर, है ना. लेकिन कॉर्टेक्स उसको एनालाइज कर रहा है. जहाँ पे सेंसरी एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन एरिया होगा, वहां से वो उसको एनालाइज करेगा कि ये मेरे हाथ में है क्या, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस. ओके. देन ग्राफिस्थीसिया, कि जब हम यूजुअली बचपन में, आजकल पता नहीं खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, तो ऐसे करके करते थे ना कि पाम पे आंख बंद की और पाम पे या बैक पे कोई नंबर लिख दिया या किसी का नाम लिख दिया, उससे बोलते थे कि पहचानो. तो दिस इज अ सेंसेशन. प्राइमरी तो उसमें टच दे रहे हैं हम, लेकिन कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग दैट नंबर डिपेंडिंग ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. So a little bit about the sensory pathway. Receptor से sensation को pick किया, then through the sensory pathway they will be transferred to the sensory cortex. Now this has been covered in the theory, but to re-emphasize, you should know that what kind of sensations are carried by which pathway. So majorly you have to for doing sensory examination और sensory system के लिए सबसे ज़्यादा important जो तुम्हारे बुक में भी आएगा और थ्योरी में भी आएगा कि कौन कौन सी सेंसेशन होती हैं और किस किस पाथवे से जाती हैं. सो पहले हम इन्यूमरेट करेंगे, देन आई विल टेल यू कि हाउ टू रिमेंबर दैट. डॉर्सल कॉलम पाथवे से जितनी भी फाइन मूवमेंट्स वाली होती हैं, जैसे फाइन टच हो गया, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, then tactile localization, tactile discrimination, stereognosis. Okay, these sensations are carried by the dorsal column pathway, and then there are certain basic जो primitive kind of sensations होती हैं, जैसे pain, temperature and crude touch. Okay, pain और temperature क्या है, noxious stimuli होते हैं, और these are important for any organism to identify. ठीक है. So these are the sensations which are carried by the anterolateral spinothalamic tract. अब इसमें से भी याद रखना है, वैसे याद रखने तो हम ऐसे ही याद करते हैं कि फॉर द वाइवा पर्पस दैट ऑल सेंसेशन एक्सेप्ट पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच आर कैरिड बाय द डोर्सल कॉलम पाथवे.
दिस यू शुड रिमेंबर। यानी मतलब कि पेन, या तो फिर ऐसे करके याद कर लिया कि हमने पेन और टेम्परेचर का देख लिया। पेन एंड टेम्परेचर इज कैरिड बाय द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये सेकंड वाले डायग्राम में और राइट से है। ओके, मेरे ख्याल से देयर इज अ पॉइंट, लेजर पॉइंटर, ये सही रहेगा। ये वाला है रेड वाला, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इट कैरीज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन एंड क्रूड टच इज कैरिड बाय द anterior spinothalamic tract. This you should remember. Rest all the sensations are carried by the dorsal column pathway. Then for doing the sensory system examination करना है तो हमें एक होता जनरल, यानी it has to be specific. The body में जितनी भी हमारी nerve supply है, it is by in the form of dermatome. So dermatome is an area of the skin which is supplied by nerves from a single spinal root. ठीक है, हर एरिया बॉडी का अलग अलग स्पाइनल रूट से होता है, और जो भी एरिया वो सप्लाई करती है स्किन का, दैट इज अ डर्मेटोम। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सेंसरी सिस्टम हैज टू बी डन डर्मेटोम वाइज। ओके, जैसे मैंने सपोज बोला कि तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा ये, कि या कॉम्पिटेंसी में करने को दे दिया, ये मेजर प्रैक्टिकल भी होते ह्यूमन के, जैसे बीपी is a clinical examination but it is a major practical in your prof। ऐसी सेंसरी सिस्टम भी एक कॉम्पिटेंसी में भी आएगा, साथ में तुम्हारा मेजर प्रैक्टिकल भी है, मोटर सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन। तो सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन दे दिया, एम हो गया उसका, एम हो गया कि डू द सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम्ब। तो कैसे करना है वो, डर्मेटोम वाइज में करना। नाउ यू कैन सी हियर कि the shoulder, the outer border of arm and forearm is supplied by the C5 dermatome. Similarly, the outer border of this thumb is supplied by, or the lateral border of the thumb is supplied by the C6 dermatome. Then the middle finger, then the index finger and the middle finger is supplied by the C7, then C8. So these dermatome you should remember on your tips. पूरी बॉडी का याद हो या ना हो, अपर लिम का और लोअर लिम का, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल होगा, डू द सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम और द लोअर लिम। ठीक है, सो इट हैज टू बी डन डर्मेटोम वाइज। ऐसे नहीं कि ले लिया सिर्फ टच कहीं पे करके दिखा दिया, टच कर दिया और पेन सेंसेशन करके दिखा दिया, प्रेशर करके दिखा दिया रैंडमली एनीवेयर, नहीं, ऐसे नहीं। यू हैव टू टेल योर, यानी पे एग्जामिनर को जब बताओगे तो सर आई हैव डन द एग्जामिनेशन ऑफ द सेंसरी सिस्टम एज पर द डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे जैसे करते रहोगे साथ साथ में इन्यूमरेट करते रहोगे। सपोज थंब का लेटरल बॉर्डर किया, सो सर नाउ आई हैव टेस्टेड द दिस पर्टिकुलर सेंसेशन इन द C6 डर्मेटोम ऑफ माय पेशेंट। C7 वहीं पे ही पड़ा हुआ है, C7 C8 है, तो इट हैज टू बी डन इन दिस मैनर। और अभी after this practical you should be able to enumerate the dermatomes of at least the upper limb and the lower limb। और thorax का याद करने का जो सिंपल तरीका ये है कि the umbilicus is at the level of T10। ओके, umbilicus, अगर umbilicus के ऊपर हम टच सेंसेशन कर रहे हैं umbilicus वाले एरिया में, तो T10 है। अगर किसी ने बोला कि T8 करके दिखाओ, तो सिंपल है, umbilicus से दो सेक्शन ऊपर T7 और T9 और T8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा T11 T12। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क T10 इज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन योर thorax region। then in the lower limb you should know, yani you are expected to know the dermatomal distribution of big toe, okay, then medial malleolus and the ये कि बाकी टोज का एंड S1, ये जो फुट वाला रीजन है। क्योंकि सी एग्जामिनेशन अब जब हमें प्रैक्टिकली कराना है फॉर योर दिस प्रॉफ, ठीक है, पेशेंट होगा तो पेशेंट तो गाउन पहन के रहता है इन द वार्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट मिलेगा उसमें पूरा का पूरा हमारी तरह कपड़े पहन रखे। तो कौन कौन से एरियाज होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोज रहते हैं, so foot will be exposed, palm will be exposed, और forearm तक एक्सपोज रहेगा अगर किसी ने टी शर्ट पहन रखी है। सो दीज आर द बेसिक एरिया जहां जो जो एक्सपोज्ड एरिया है वो हमें पता होने चाहिए, एंड इट हैज द एग्जामिनेशन हैज टू बी डन
in the dermatomal fashion. Okay. Then before starting the sensory system examination, you have to take the history. यहाँ पे ये क्लिनिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम नॉर्मल सब्जेक्ट ही देंगे, आपस में बन जाओगे तुम लोग सब्जेक्ट, या कोई भी किसी को भी देंगे, लेकिन बट आइडियली यू हैव टू बिफोर एग्जामिनिंग एनी पेशेंट यू हैव टू टेक अ रिलेवेंट हिस्ट्री. अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन की वो लेनी है हिस्ट्री, एग्जामिनेशन की हिस्ट्री नहीं, मतलब क्लिनिकल हिस्ट्री. अगर सेंसरी सिस्टम की है तो उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है हमें, कि कहीं पे सेंसरी लॉस तो नहीं है उस पेशेंट को, या कहीं पे नंबनेस आ रही हो. ठीक है. एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन इज अ मस्ट टिल द टाइम यू आर स्पेसिफाइड. जैसे अगर किसी ने स्पेसिफाई किया रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करना है, रेस्पिरेटरी करना है, बट यू हैव टू टेल योर एग्जामिनर सर दैट आई हैव टेकन द रेलेवेंट हिस्ट्री and done the general physical examination also. Now I will be demonstrating the respiratory system or the sensory system. So from the history itself, sensory system में जो भी होगा कि अगर टच महसूस नहीं हो रहा है, एनेस्थीसिया टाइप हो रहा है उसको, या पैरेस्थीसिया हो रहा है, अभी मैं बताता हूँ टर्म्स के क्या होता है इनका एग्जैक्ट मीनिंग, या टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, दैट मीन्स सेंसरी सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड. और उस जिस भी एरिया में बताया गया ऐसा यानी मतलब क्योंकि नर्व रूट अलग अलग एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, तो जिस एरिया में कंप्रेशन होगा, कहीं पे नर्व रूट दब रही होगी, तो उसी एरिया में पर्टिकुलर एरिया में आपको वो सिम्टम्स मिलेंगे, या पेशेंट भी वैसे करके बोलेगा. So it will be apparent from the history that what needs to be looked for during sensory examination, and this is important in general because sensory testing needs to be goal directed, otherwise it tends to be fruitless or misleading. This is a direct statement which I have taken from a clinical examination की book आती है मैक्लियोड्स. ठीक है. मैक्लियोड्स इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, हचिसंस होती है, एक मैक्लियोड्स होती है. आप प्रेफर मैक्लियोड्स. मैक्लियोड्स में अच्छी तरह एग्जामिनेशन दे रखा होता है, तो उससे आई हैव टेकन द I have to pause for a single minute. ओके. सो वो उस बुक में से ये पूरी स्टेटमेंट, और ये बिल्कुल ट्रू है. सपोज मैंने पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली, मुझे सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन करने को दे दिया इन एक्चुअल पेशेंट, और मैं अपना लग गया अपर लिम लोअर लिम में लग गया, तो इट इज आर नॉर्मल टेंडेंसी कि थोड़ा थोड़ा हम स्किप भी कर देते हैं कि यहाँ पे तो नॉर्मल आ रहा है. पता चला जो एरिया ऑफ फोकस था, पेशेंट ने बोला मेरे कि शोल्डर में, राइट शोल्डर में मुझे सेंसेशन नहीं महसूस हो रही. हमने शोल्डर को छोड़ के बाकी पूरा एग्जामिनेशन कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है ना एग्जामिनेशन करने का. इट इज अ फ्रूटलेस एग्जामिनेशन. जो मेरा एरिया ऑफ फोकस है वो मैंने किया नहीं, तो हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज माय एरिया ऑफ फोकस. सो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री टेकिंग आई थिंक नो क्लास हैज बीन टेकन. हिस्ट्री टेकिंग मतलब होता है कि पेशेंट की कंप्लेंट को पूछना. जैसे बोला कि सपोज फॉर एग्जांपल आज की डेट में जैसे फीवर चल रहा है किसी को, तो पूछा कि क्या हो रहा है, फीवर हो, ठीक है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, कब आता है, सुबह शाम आता है, या हमें 24 घंटे रहता है. ठीक है. फिर उसके फीवर के रीजन हो सकते हैं कि वायरल हो, इन्फेक्शन हो कहीं पे, तो उसको जब हम उसको सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करते हैं अपनी एक एक कंप्लेंट को, उसको बोलते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री टेकिंग. ठीक है. ऐसी सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन में किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को राइट हैंड में ना कुछ सेंसेशन फील नहीं हो रही, तो ये इसकी कंप्लेंट है. मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करूँ, कितने दिन हो गए, कोई चोट तो नहीं लगी है, या कोई आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं चल रही है पहले से, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन सो रहे तो और अपना अचानक से चला गया, कुछ ना कुछ तो उससे पहले कुछ हुआ होगा. ठीक है. तो उसको जब हम डिकोड करते हैं पेशेंट की कंप्लेंट्स को, उसको बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग, एंड मेटिकुलस हिस्ट्री टेकिंग शुड बी डन. आई थिंक दैट क्लास हैजंट टेकन प्लेस एज फार एज माय नॉलेज गोज. कोई बताना हिस्ट्री टेकिंग की क्लास हुई क्या तुम लोगों की बच्चों? आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू. प्लीज टेल मी कि हिस्ट्री टेकिंग की क्लास हुई है हमारे हम लोगों की, तुम लोगों की? ओके. तो सर को बता देंगे, जो हमारे एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, सर को वी विल
एक्सप्लेन की हिस्ट्री से क्या मतलब होता है। देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। तो हर बार हिस्ट्री जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब कंप्लेंट और उसको उसका जैसे मतलब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ना किसी केस को, उसी तरीके से। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। And then if the sensory system involvement is there, so there are certain common symptoms which will be presented by the our patient. ठीक है, patient may say you that patient is suffering from hyper, patient नहीं बोलेगा, तुम्हें इसका clinical term पता होना चाहिए। hypoalgesia means decreased sensation of temperature, pain and light touch। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो भी उसमें अगर यानी मतलब आप एक तो तुम देखना शुरू किया करो, लोगों की कंप्लेंट सुनना शुरू करो, जिससे भी बात कर रहे हो ना, जैसे दादाजी वगैरह बैठे हैं, कोई अगर आपस में बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारे को बोलते भी होंगे, अब तो डॉक्टर साहब बन रहे हो आप। ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स होती हैं कुछ कि जैसे मैं जा रहा था, मुझे कांटा चुभ गया, पता ही नहीं चला मुझे। दैट मीन्स कि एग्जैक्टली एनेस्थीसिया टाइप तो नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा कि देर इज वेरी डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन इन डायबिटिक पेशेंट। या मम्मी को देख लेना आप, अगर जैसे मम्मी अगर किचन में काम कर रही हैं, तो रोटी को पकड़ते पकड़ते उनका क्या है ना कि यहाँ पे जितनी भी अडेप्टेशन हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा पेरिफेरल जो जितने भी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो थोड़ी डैमेज टाइप हो जाती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता। ठीक है, वो गरम गरम रोटी को आराम से उठा लेते हैं। एक बार हम अगर हम खा अगर हमारे को मम्मी ने दी भी है, उसको पकड़ेंगे तो तब भी हमें गरम लगेगी। सो दैट इज डिक्रीज्ड सेंसेशन, वो अडेप्ट हो गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट है, उसमें वो कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहा है, और मेल है सपोज, किचन में काम भी नहीं किया और एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज सेंसेशन होते हैं, वी शुड टेक इट सीरियसली कि क्या हो गया ऐसा, why decreased sensation is taking place and it needs to be investigated। ओके, तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जितने भी ये पेरिफेरल एरिया में नर्व्स होती हैं, वो सारी की सारी डैमेज होने लगती हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द डायबिटीज। अब वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें मत जाओ, लेकिन नर्व डैमेज होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसमें। ओके, एनाल्जेसिया इज लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे किसी को लेप्रेसी हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन में एनाल्जेसिया हो जाएगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, बल्कि टच भी चला जाएगा, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक पैच हो जाता है ऑलमोस्ट वहां पे तो। ठीक है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन हम ईएट्रोजेनिक भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ईएट्रोजेनिक मीन्स कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं लिग्नोकेन का, तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मुझे सर्जरी करनी है, सूचरिंग करनी है, तो मैं वहां पे उसकी सारी नर्व को ब्लॉक कर दूंगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन करा दूंगा, एनएलजीसिया करा दूंगा। ओके, देन हाइपरएल्जेसिया इज exaggerated sensitivity। okay, hyperesthesia increased sensitivity to cutaneous sensation। बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा इंक्रीज सेंसिटिविटी होगी कि बंदा, जैसे हमने पढ़ा है ना कि हमने शर्ट पहन रखी है, अगर सपोज किसी को हाइपरेस्थीसिया हो जाए, तो थोड़ी देर में हम अडेप्ट हो जाते हैं, वो तो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा सेंसरी सेंसिटिविटी हो गई, तो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू वियर द क्लोथ्स। और या और कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज सेंसिटिविटी हो गई ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, देन दैट पर्सन विल फील कि कोई टच सेंसेशन हो रहा है, या क्रॉलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है। ठीक है, देन पेरेस्थीसिया, देखो हाइपोएल्जेसिया एंड पेरेस्थीसिया आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। पेरेस्थीसिया होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन जैसे प्रिकिंग सेंसेशन, नंबनेस, सेंस ऑफ इंसेक्ट क्रॉलिंग। प्रीकिंग सेंसेशन और नमनेस, नमनेस तो हम लोगों को भी हो जाती है जब हम बहुत लंबे समय तक के लिए जमीन पे बैठ जाएं जहाँ पे कुशन नहीं है। ओके, देन आवर nerves will be compressed because of the continuous sitting posture। और जब हम उठते हैं तो एकदम से नमनसून हो गया एकदम हाथ। ओके, ऐसी कंप्लेंट, वो जब तो एक लॉजिकल रीजन है, उसके रीजन है कि हम बैठ गए इतनी देर के लिए, तो नमनेस हो गई। सपोज एक पेशेंट है डायबिटीज का, और या और किसी को उसमें कोई पैथोलॉजी हो गई सेंसरी सिस्टम में, तो वो बोलेगा कि मेरे को यहाँ पे ना टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस लग रही है अपर हैंड में, जबकि वो दबा भी नहीं है। तो दैट इज अ एबनॉर्मल सेंसेशन। तो पेरेस्थीसिया और हाइपरएल्जेसिया आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा डायबिटिक पेशेंट। एंड एनेस्थीसिया इज कंप्लीट लॉस ऑफ टच सेंसेशन, जो कि हम इंजेक्शन देके करते हैं।
anesthetic agent का injection. Then there are certain steps which we have to follow while examining a patient. First of all, we have to stand on the right side of the subject, or if I am left-handed, then I will stand on the left hand of my patient. क्यों? क्योंकि अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन तुम करने की कोशिश करोगे ना, इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, एक बार लेफ्ट साइड को खड़े होके देखना, so you will have difficulty in examining that patient. ठीक है. सो एग्जामिनेशन का सबसे पहला रूल ये है ना कि जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है, दैट पर्सन और डॉक्टर शुड बी कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशन. वो कंफर्ट होगा तो पेशेंट को भी कंफर्ट दे पाएगा. सेकेंडली, मेक्स द पेशेंट कंफर्टेबल. दीज आर द स्टैंडर्ड precautions और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स विच हैव टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ये ढंग से याद रखना है क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है. कॉम्पिटेंसी की जब जजमेंट कर रहा है कोई एग्जामिनर तुम्हारी, तो सबसे पहले ही विल सी वेदर यू हैव स्टैंड ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड. राइट साइड का नॉर्मली राइट साइड को ही खड़े होते हैं. अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो देन यू हैव टू टेल योर एग्जामिनेशन सर दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज आई एम अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन. ओके. एंड इसका कंफर्ट से ही होता है सारा का सारा लेना देना, कि जो डॉक्टर है वो दैट पर्सन शुड बी कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशन. देन यू हैव टू मेक योर सब्जेक्ट कंफर्टेबल. लोग ऐसी ही स्टेटमेंट दे देते हैं सीधे, सर आई विल मेक माय सब्जेक्ट कंफर्टेबल. सो एग्जामिनर आस्क हाउ, यू विल ऑफर टी और कॉफी टू योर पेशेंट, और you will show him certain good movies on the television to make him comfortable. So we have to specify that how will we make our patient comfortable. We have to make our we can make our patient comfortable by explaining the nature of examination and exact procedure to our patient, that I will be testing your certain sensation. इस वाले का मैं बताता हूँ कि I will be sir I will be checking your sensory system examination. उसमें मैं touch sensation check करूँगा और प्रेशर चेक करूंगा और पेन सेंसेशन चेक करूंगा, एंड दिस विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट टू यू. ओके. एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी प्रोसीजर बिफोर डूइंग द एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील अनकंफर्टेबल, प्लीज लेट मी नो, आई विल टर्मिनेट माई एग्जामिनेशन. ओके. तो मैंने उसको कंफर्टेबल कर दिया, मैं उसको बता दिया कि भाई मैं ये एग्जामिनेशन करना चाह रहा हूँ आपका, और इससे आपको दर्द नहीं होगा. छोटे बच्चे को तो ज्यादा समझाना, वो डॉक्टर को देख के वैसे ही डर जाता है ना. तो उसको कंफर्टेबल करना है. तो कंफर्टेबल करने के लिए दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट. ये हमेशा पेशेंट के साथ भी बोलनी है आपको कि मैं ये एग्जामिनेशन कर रहा हूँ. एंड दिस ये हो गया इन्फॉर्मेशन. और फिर कंसेंट लेनी होती है पेशेंट से कि मैं एग्जामिनेशन कर लूँ आपका, कैन आई प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन. तो दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आपने इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद उसकी कंसेंट ली. ओके. तो यही आगे मैंने बताया, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द सब्जेक्ट इन हिज और हर ओन लैंग्वेज. ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ड्यूरिंग आवर क्लिनिक्स और इस वाले लैब में भी कई बार हम क्या कर देते हैं, हाउसकीपिंग को आपका सब्जेक्ट बना देते हैं. एंड आप क्या यानी मतलब वैसे तो पीछे तो जब हमारे को कोई टीचर नहीं देख रहा तो हम हिंदी में ही बात कर लेते हैं उससे. ठीक है. लेकिन एग्जामिनर के सामने बाय डिफॉल्ट पता नहीं कहाँ दिमाग से हमारे चला जाता है और हम उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने लगते हैं. ठीक है. इंग्लिश में सिर्फ अपने टीचर को बताना. जब भी आप बोलोगे कि सर आई विल मेक माई सब्जेक्ट कंफर्टेबल बाय एक्सप्लेनिंग हिम और हर द होल प्रोसीजर एंड विल टेक द कंसेंट बिफोर डूइंग द एग्जामिनेशन. ओके. तो फिर आप उसको बोलोगे कि भैया क्या मैं आपके ना एग्जामिनेशन करूँगा, मैं आपको जांच करूँगा, मैं आपको टच करूँगा और प्रेशर दूंगा और प्रेशर सेंसेशन को टच करूँगा यानी चेक करूँगा और पेन सेंसेशन को चेक करूँगा. जैसे मैं करूँगा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा और इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. अगर कोई तकलीफ आपको हो रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने एग्जामिनेशन को बंद कर दूँ. So instructions need to be very clear, and this gives a very good impression to the examiner that you are at least clear in your mind what you are going to do on the subject. And this is something आजकल देखा ना डॉक्टरों की पिटाई हो जाती है, और इसीलिए हो जाती है कि कम्युनिकेशन जो होता है पेशेंट के साथ वो बहुत अच्छा नहीं होता है.
ठीक है, कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा पेशेंट के साथ, देन दीज थिंग्स बाउंड टू हैपन। ऐसा नहीं है मैं कोई बैठा हुआ है उसको बिना इंस्ट्रक्शन दिया, अभी तो अपने फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन हो रहा, करने लगूँ और कोई भी बैठा है और मैंने बोला कि डू द पेन, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द पेन सेंसेशन, जाके गए पेन ली और सीधे चुबा दी उसके, तो ऑब्वियसली वो भी बिल्कुल हैरान हो जाएगा ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने। ठीक है, तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन देने हैं ये बड़े क्लियर होने चाहिए अपने सब्जेक्ट को जो भी आप दे रहे हो। एंड वाइल योर असेसमेंट इज गोइंग ऑन, दे हैव टू बी परफेक्ट। ओके, इससे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और दूसरा पॉइंट्स तो मिलने ही हैं इससे, तो एग्जाम यानी मतलब असेसमेंट का पार्ट भी है कि कैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी। Then while doing the sensory system examination, there are certain precautions which needs to be followed, that the part to be examined should be exposed। ऐसा नहीं कि शर्ट के ऊपर से ही पेन चुबा दी किसी के, यानी पेन सेंसेशन चेक करने के लिए या वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम कैसे करेंगे। एंड देन आई ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि हम सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें अभी आप देखोगे कि आईज क्यों क्लोज करनी जरूरी है उसकी। अगर मैंने कहीं पे टच किया, वो देख रहा है कि मेरे को टच किया, तो वो वैसे ही बोल देगा कि हाँ, चाहे उसको फील हुआ हो या ना हुआ हो, आंखों से देख के बोल देगा कि सर किया आपने टच। आंखें बंद होगी तो यू कैन एक्चुअली टच द सेंसेशन। देन जितने भी टेस्ट होंगे, ऑल द टेस्ट शुड बी डन bilaterally and the sensation should be tested in all the dermatomes of the given limb। जहाँ पे भी बोलेंगे कि अपर लिम में करना, लोअर लिम में करना, होल बॉडी का कोई नहीं बोलता, बट यू शुड। और जैसे मैंने पहले बताया था, अभी मैं साइड बाय साइड दिखाता रहूंगा वीडियो, और हम डिस्कस भी करते रहेंगे कि कैसे करके करना है। नाउ बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चों ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिकल आ गया कि डू द अपर, डू द सेंसरी सिस्टम ऑफ द अपर लिम। तो हम क्या करते हैं, वी डोंट नो द apparatus, we will go to the lab assistant and will say कि भैया वो सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए apparatus दे दो। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। और देखो तुम्हारा एग्जाम है, यू पीपल आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग, कोई भी, मैं भी, मेरा भी एग्जाम होता है तो आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन, और उसमें फिर वो तुम्हारी रैगिंग करेगा। apparatus हमें पता नहीं होते, भैया सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन की ट्रे दे दो, ऐसे करके बोलते हैं। नो, you should know, whenever you are performing any kind of experiment, you should know the apparatus which needs to be brought from that lab technician। ठीक है, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन करना तुम्हारे दिमाग में पूरा होना चाहिए मैं क्या क्या करूंगा। ठीक है, और उसको ऐसी करके बोलना। so the basic apparatus which are needed for sensory system examination is pin, that जो जर्नल पिन होती है, ऑल पिन जो होती है, कॉटन वूल, देन हॉट वाटर और कोल्ड वाटर फॉर टेम्परेचर सेंसेशन, और इसके लिए टेस्ट ट्यूब भी चाहिए। ठीक है, वो तो मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर की, वार्म वाटर होना चाहिए, हॉट वाटर नहीं। देन वेबर्स कंपास, ये मैंने जो डिवाइडर की फोटो डाली थी, इधर दैट कैन ऑल्सो बी यूज, और वेबर्स कंपास ये ऐसा है, ये अपरेटस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ये तीनों अपरेटस की फोटो लगाने का एक और पर्पज है कि वाइल your practical exam will take place, there are certain स्पॉटिंग भी होती है उसमें, जहाँ पे apparatus को आइडेंटिफाई करना होता है। तो स्पॉटिंग के अंदर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज apparatus। आई नो दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि फोटो देख के उसको आइडेंटिफाई करना, बट दैट्स हाउ द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड। और जब कभी ना कभी तो हम आएंगे ही, सारी की सारी चीजें खुल चुकी हैं अब। ठीक है, प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग that colleges will also open and you would be able to see all the apparatus and you would be able to perform all the experiment in person। okay, तो ये apparatus याद रखना है, वेबर्स कंपास होता है। ठीक है, ये वॉन फ्रीज एस्थीजियोमीटर ये होता है, ये देखो इसको, और इसकी मैंने पिक भी डाली थी तुम्हारे ग्रुप पे। ठीक है, इसको जूम करके देखना, इस वाले, ये कंपास तो सीधा सा ये है। देखो ये वॉन फ्रेज एस्थीजियोमीटर में क्या होता है, इसका एक ढक्कन होता है, इसका एक कैप होता है, और
एक दूसरा पोर्शन होता है। तो कैप को तो हटा दिया, ठीक है। कैप के बाद इसमें ये यू कैन सी द ग्रेडिंग्स, एक ग्रेडिंग्स लिखी हुई है 3 2 जो भी ग्रेडिंग्स है, और ये मूव कर जाता है। अब ये इसके आगे एक यू आर एबल टू सी देर इज अ वायर, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है वॉन फ्रेयर एस्थीजियोमीटर में बच्चों, अभी अब सिर्फ हम समझ ही सकते हैं, और आई एम रियली सॉरी, और कुछ इसका कर नहीं सकते, लेकिन ये वॉन फ्रेयर एस्थीजियोमीटर बाय डिफॉल्ट, ये तीनों ऑपरेटर्स एक स्पॉटिंग में तो होगा। स्पॉटिंग 10 स्पॉट्स होते हैं, 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स के, उसमें से एक स्पॉटिंग इन तीनों ऑपरेटर्स की रखी जाती है। और ये कंपास तो फिर भी लोग लिख देते हैं, वेबर्स कंपास है इसका नाम, कंपास भी लिख देते हैं तो भी गिव नंबर, ठीक है। कंपास एस्थीजियोमीटर है जो दूसरा वाला है, ठीक है। और ये वॉन फ्रेज एस्थीजियोमीटर है ना, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये कैप हो गई और इसमें ये ग्रेडिंग्स हो गई ये, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जहाँ पे ग्रेडिंग है ये रोल कर जाता है, मूव करता है, इसको घुमा सकते हैं आप, जैसे टाइट कर लिया, लूज कर लिया, इस तरीके से जैसे हम घुमाते हैं। तो ये जो वायर है इसकी ना, ये छोटी बड़ी हो जाती है, जितना घुमाएंगे उतनी बड़ी हो जाएगी, जितना उसको करेंगे छोटी हो जाएगी। इसमें वायर की जगह एक्चुअली में हमारे पास जो है उसमें वायर लगी हुई है। इसमें इंस्टेड ऑफ अ वायर, मेटेलिक वायर, हॉर्स हेयर इज यूज्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम सबने थ्योरी तो पढ़ी रखी है, अभी तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं ना। इस वाली पिक्चर में भी, इस वाली पिक्चर में भी अगर मैं फिंगर टिप पे इससे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन आई एम टेस्टिंग विद दिस, कोई मुझे बताओ। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं तुम सबको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना वाइवा में क्या होगा, उल्टा उल्टा लिख दोगे तुम लोग। तो आई थिंक आई नीड टू एम्फेसाइज दिस फैक्ट। कोई बताओ, मैंने अनम्यूट कर दिया। इससे हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए सेंसेशन। अभी हमें पता है ना, क्रूड टच होता है एक फाइन टच होता है। बच्चों को मैं श्री हर्षा ने लिखा है फाइन टच, और कोई बताओ मुझे बच्चों, कोई बोल के भी बता दो यार इस पे। एक तो इस वेबिनार में ना मुझे यही लगता है ऑनलाइन में कि लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं चल रहा होता। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अभी हटा देते हैं, ये यश ने 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे बेटा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में तो 2 पॉइंट देंगे ना एज पर डेफिनेशन। फाइन टच, तो अभी 3 स्टूडेंट्स ने बोला है फाइन टच, ठीक है। और देख के तो उसको ऐसे ही लग रहा है फाइन टच, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया ना कि अगर अच्छा, दोज हु आर यूजिंग सेल फोन कैन नॉट अनम्यूट देमसेल्फ। ओके बच्चों, ओके ओके, मैं समझ गया, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन बेटा। देखो तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है, जो सर की बुक है ना, जो जो हम मैनुअल यूज करते हैं, सर की बुक में बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दिस एस्थीजियोमीटर इज यूज्ड फॉर टच परसेप्शन, ठीक है। टच के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। लेकिन अब एग्जामिनर तो पूछेंगे तुम्हारे से इससे आगे भी कि बच्चा बताओ बेटा फाइन टच करेंगे या क्रूड टच करेंगे। तो प्राइमा फेसी होता है कि देखने से तो ऐसे लग रहा है फाइन टच करते हैं हम इससे, ठीक है। लेकिन this I have discussed with all the faculty members also, इसमें क्या होता है, हॉर्स का हेयर होता है इंस्टेड ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक चीज देखना कि हेयर जो होता है ना, हेयर क्या होता है, हेयर की टेंडेंसी क्या होता है, अगर हेयर बहुत अगर इसी जिस हिसाब से कि इसको घुमा के इस पतले से तार को हम, जो बिल्कुल फाइन जो वायर है, इसको हम घुमा के बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन पे बिल्कुल छोटा होता है, थोड़ा सा टिप निकला होता है, ठीक है। अब इस वायर को छोड़ दो, इसमें एक्चुअली में वायर नहीं होती है, इसमें हॉर्स हेयर होता है। सर की बुक में भी हॉर्स हेयर ही लिखा हुआ है, बेयरिंग है हेयर, ठीक है। तो हेयर होता है हॉर्स हेयर। अब हॉर्स हेयर जो होता है ना, अगर वो बहुत थोड़ा सा निकला होगा और उसे टच करने की कोशिश करोगे ना, तो वो टच सेंसेशन फील नहीं होती है। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हेयर है ना, हेयर की टेंडेंसी होगी वो बैंड हो जाएगा, बैंड हो जाएगा तो वो थोड़ा बैंड हो जाएगा तो उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वो आपको क्रूड टच की एक फीलिंग देगा।
तो दिस apparatus is used for testing of crude touch and not fine touch, क्योंकि फाइन टच हमें ऐसे लगता है कि इसमें हम वायर देखते हैं तो हमें लगता है यार ये फाइन टच के लिए यूज हो रहा है, इस वायर के हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन और अब इसका देखो हमने टेस्ट भी करके देखा एक्चुअली में। हमने क्या किया कि जैसे कोई भी फीमेल है, मम्मी है ना, मम्मी है, सिस्टर है, तो जिनके हेयर्स लंबे हैं ना, एक काम करना आज, है ना, इस क्लास के बाद प्लीज डू एक्सरसाइज कि उनका जो टिप है ना, हेयर का टिप जो होता है ना, बड़ा फाइन होता है। हेयर का जो लंबे बालों का टिप होता है बहुत फाइन होता है, उसके बाद मोटे मोटे होते चले जाते हैं हेयर। उस हेयर टिप से ना अपने हाथ को जो भी एरिया टच में आ जाए उसमें उसमें लगा के देखना, एंड जस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट कि जब वो टच बाल टच भी हो जाएगा ना, तब भी यू वोंट फील द सेंसेशन ऑफ टच। लेकिन उसी हेयर को आप थोड़ा सा, मम्मी है, सिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड भी है तो क्या दिक्कत है, उसका बाल को थोड़ा सा अगर बिल्कुल टिप से करेंगे यानी लटका हुआ है बाल, उस पर करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा कोई सेंसेशन। लेकिन थोड़ा सा उसको हाथ में लेके उसको ऐसे करके करेंगे तो थोड़ा बैंड हो जाता है उसके टिप के पास, तब आएगी सेंसेशन। तो प्रोबेबली दिस फंडामेंटल इज यूज्ड इन दिस वॉन फ्रेयर्स एस्थेसियोमीटर, और क्रूड टच के लिए होता है, फाइन टच के लिए नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है और ये एक्सप्लेन भी करना है कि सर एक्चुअली दिस हैज गॉट अ मेटेलिक वायर, वेरी फाइन वायर, बट इन जो ओरिजिनल एस्थेसियोमीटर आता है उसमें हेयर हेयर ऑफ अ हॉर्स हॉर्स ठीक है, इज यूज्ड इन दैट। तो वो तो जैसे जैसे बड़ा करते जाते हैं तो पता चलता जाता है, उसी हिसाब से इसमें जो ग्रेजुएशन बनी है, जहाँ पे जो रीडिंग आ रही होती है वो हम रीडिंग नोट कर लेते हैं कि इस हाथ में सपोज 10 आ रही थी और दूसरे हाथ में भी 10 ही आ रही है। अगर किसी को एक हाथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उसका क्रूड टच चला गया है, मतलब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पे उसको सेंसेशन 10 पे नहीं फील होगी, थोड़ा और बढ़ा के देखो, ठीक है, तो वहां पे फील होगी। देन आता है तुम्हारे वेबर्स कंपास। ये वर्नियल कैलिपर्स जैसा होता था उसमें स्कूल में, उस टाइप का ही apparatus है। ठीक है, ये जब यहाँ पे ना इसमें इसकी ग्रेजुएशंस नहीं दिखाई दी है यहाँ पे, ये जो 2 पॉइंट है, एक साइड को इसमें ग्रेजुएशंस होती हैं, मतलब स्केल होता है इसमें। ठीक है, ये 2 पॉइंट है ना, तो इसमें जितनी फॉर अवे हैं ये, उतना उसमें रीडिंग आ रहा होगा कि 5 मिलीमीटर मैंने, जैसे मेरे ख्याल से 6 और 7 मिलीमीटर है, 5 to यानी 7 मिलीमीटर अपार्ट है ना ये, और एकदम से बिल्कुल कम हो जाएंगे। आगे दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट, मैंने इस वाले पे ही किया है। ठीक है, नाउ बच्चों वी कम टू द एक्चुअल सेंसरी एग्जामिनेशन। अब एक काम करते रहना, या तो इस वीडियो के बाद या साइड बाय साइड अगर कोई तुम्हारे पास है बैठा हुआ है, तो उससे एक बार को ये वाला जैसे एक्सपेरिमेंट मैं बताते जा रहा हूँ ये करना है। एक्चुअली में क्या था, अभी तक तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शंस एंड द apparatus। नाउ वी कम टू द सेंसरी एग्जामिनेशन, और बस जैसे जैसे जितनी भी सेंसेशन है उनको फटाफट हम करते चले जाएंगे और आराम से हो जाएगा। ठीक है, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes फॉर डूइंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन। अभी तो यानी आई विल बी गोइंग वेरी स्लोली। तो टच सेंसेशन के, टच कैन बी ऑफ, टच इज ऑफ टू टाइप, फाइन टच इज कैरिड बाय द डॉर्सल कॉलम पाथवे, क्रूड टच इज कैरिड बाय द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, अब इन दोनों को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे फाइन टच करना है, फाइन टच के लिए आई विल यूज अ विस्प ऑफ कॉटन। विस्प ऑफ कॉटन क्या, कॉटन ले लिया, उसका एक पॉइंटेड एंड बना लिया। ओके, सो और वी कैन डू फाइन टच विद द पीस ऑफ अ टिश्यू पेपर, उसका भी ऐसे ही एक फाइन सा पॉइंटेड एंड बना लिया, उससे कर सकते हैं। टिश्यू पेपर आराम से होगा, अपने भी करते रहो, कोई बात नहीं, अपने करके देख लो। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यू कैन टेक अ पेपर, ओके, नॉर्मल पेपर ले लो, टिश्यू पेपर नहीं है तो एक थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, तो वी विल नाउ वी विल स्टैंड ऑन द राइट साइड, और पूरा एक्सप्लेन करना है पेशेंट को प्रोसीजर, ये तो सारा का सारा है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम कर कैसे रहे। ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। So we will ask our patient to close the eyes and raise their finger whenever, raise their finger or say yes whenever they feel the object.
तो मैं क्या करूंगा, एक विस्प ऑफ कॉटन लूंगा, अपने सब्जेक्ट को बोलूंगा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, और जब मैं आपको टच करूंगा तो आपको यस बोलना है कि आपको फील हो रहा है, या फिर आप फिंगर दूसरे पॉइंट, दूसरे हाथ की फिंगर को रेज भी कर सकते हैं, यस आई एम फीलिंग एज पर योर प्रेफरेंस। ठीक है, तो आंखें बंद करा दी। नाउ आई विल टच माय सब्जेक्ट इन डिफरेंट डर्मेटोम्स। डर्मेटोमल एग्जामिनेशन करना है, सपोज मुझे C6 में करना है, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ थंब को मैंने टच किया एंड पेशेंट विल से यस। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड एक साइड को कर लिया, C6 में एक साइड को देख लिया, तो इमीडिएटली C6 में दूसरे साइड को देखना है मुझे, ठीक है। फिर मैं C7 C8 में कर लिया, दोनों फिंगर का, इंडेक्स और मिडिल फिंगर का कर लिया, फिर ऐसे ही मैं दूसरे राइट में किया, फिर लेफ्ट में करूंगा। साइमल्टेनियसली करना है एंड काउंटरलेटरली चेक करना है उसको। ऐसे क्रूड टच में क्या करना है, क्रूड टच में अब क्रूड टच देना उसको। ये तो फाइन टच के लिए मैंने पॉइंटेड एंड बनाया था, क्रूड टच के लिए आई कैन यूज अ कॉटन बॉल। गोल सा कॉटन कर लो और हल्का सा उसको जस्ट क्रूड, मतलब उसको एक पिन पॉइंट नहीं है, टच है लेकिन क्रूड टच है। ओके बच्चों, अब देखो इसका एक, वी हैव मेड अ वीडियो। अब मुझे एक बात बताना कि इस वीडियो को ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज आई विल डू अ वॉइस ओवर। बच्चों मेरा ये इसका वीडियो का ऑडियो आ रहा था क्या तुम लोगों को? नो सर। ओके। और ये हॉर्स का बाल इसने इसलिए किया है कि बेटा जो ह्यूमन हेयर होता है वो बहुत पतला होता है, हॉर्स का हेयर देखोगे ना थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसी में ले लिया, तो चलो इसका मैं वॉइस ओवर करता हूँ। अरे किसी को ये पता है बच्चों, ये मैंने इसमें लेजर वो लगा लिया, अब ये ना, ये मेरा माउस नहीं काम कर रहा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें ना वो एक्चुअली में वो आता था, अब इसका मैं कैसे इसको करूँगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैनेज करते हैं इसको। अब मुझे इसमें पॉइंटर चाहिए नहीं, पॉइंटर चलो हाँ पॉइंटर तो चाहिए। ओके, so I'm playing this video in which I will be doing the fine touch examination. Okay, अब इसमें फाइन, यार एक मिनट बच्चों, एक मिनट ना, मैं इसमें पॉइंट ये लेजर बीम हटाता हूँ इसमें दोबारा से करके, क्योंकि मुझे ना उसको बार बार प्ले करना है। हाँ आ गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ। सो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर डूइंग द फाइन टच एग्जामिनेशन वी विल यूज अ विस्प ऑफ कॉटन। अब मैं ये C6 डर्मेटोमी टच कर रहा हूँ, और यहाँ पे डॉक्टर बलराम है, वो बोल रहे हैं यस, ठीक है। साथ में मैंने दूसरी साइड का भी टच किया, फिर देन मैंने यहाँ पे C8 का किया, C7 C8 सारे करने चाहिए बच्चों, लेकिन जस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। फिर मैं यहाँ पे C5 में गया, ओके। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे आता है T1 T2 आता है यहाँ पे, ओके, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे। ओके, फाइन टच का आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग यू। सो इधर यू कैन गो फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अब क्या है कि इसमें जो अपर लिम्ब में एग्जामिनेशन में है, एक्चुअली में डर्मेटोमल वाइज करना है, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर में। अब देखो मैंने एग्जामिनेशन के हिसाब से किया है कि जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे अपने एग्जामिनर को, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर गेट वेरी हैप्पी अगर आप बताओ कि सर मैं नाउ आई एम टचिंग ऑन द C6 डर्मेटोम, ठीक है। फिर मैं सर C7 पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिस मीडियल साइड पे गया, तो मैंने सी C6 C7 C8, मैं भी भूल गया, यहाँ पे C6 C7 C8 और यहाँ पे
probably T1 will be here. I have to see the dermatome. dermatome कहाँ रह गया? यही है कि बच्चों जितना याद करते जाओगे ना, अच्छा C6, C7, C8 था, यहाँ पे ठीक था। ठीक है, यहाँ पे मैंने C6 पे किया पहले, अब दोबारा से देखो, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं अपने, ठीक है, लेकिन while explaining to my examiner I will say कि मैं सर I have touched C6 then C7 पे उंगली खुलवा के करना है, ठीक है, फिर C8 पे आ गया मैं, तो मैंने 3 डर्मेटोम करके तो दिखा दिया अपने एग्जामिनर को कम से कम, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे C6 ही आ रहा है, यहाँ पे C6 प्रॉक्सिमली, ठीक है। ऐसे मैं क्रूड टच को करूंगा, सिमिलर इन द सिमिलर मैनर आई हैव टेकन कॉटन बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन मैंने ठीक रखी है, तो मैं आई वाज गिविंग एक्चुअली द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे मैंने C6 को चेक किया, देन C7, ओके, देन यहाँ पे मैं आ गया फिर दोबारा से C6 को, लेकिन यू हैव टू डू सिस्टमेटिकली। मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ऐसे करके किया। या अगर अपर लिम में है तो पूरा का पूरा हम उसको इफ यू वांट हम अपने सब्जेक्ट को एक्सपोज भी करा सकते हैं। आइडियली गाँव बोल दो या तो एग्जामिनर को कि सर मैं आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इन द हेयर C6 देन C7 C8, ओके, और यहाँ पे T2 आ रहा है, तो इतने वाले डर्मेटोम में भी करके दिखा सकते हैं, बट यू हैव टू गो इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर एंड यू कैन से कि इधर आई गो फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल और फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, ठीक है। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ही एक्चुअली में क्लिनिकली टेस्ट करते हैं। अगर डिस्टल ही किसी को आ रही है तो प्रॉक्सिमली तो आ ही रही होगी, ठीक है, क्योंकि नर्व रूट में पहले अगर प्रॉक्सिमल जाएगा तब डिस्टल में प्रॉब्लम होगी, लेकिन डिस्टल ही आ रहा है तो प्रॉक्सिमल में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, ओके। देन टैक्टाइल लोकलाइजेशन। टैक्टाइल लोकलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम किसी पेशेंट को टच करेंगे तो दैट पर्सन शुड बी एबल टू लोकलाइज दैट एरिया, ओके, एंड टैक्टाइल लोकलाइजेशन में इन्वॉल्व योर कॉर्टिकल प्रोसेसिंग, ओके। देन इसमें क्या करेंगे, वी विल टच अ पार्ट ऑफ पेशेंट बॉडी विद देयर आईज क्लोज्ड, जैसे डॉक्टर बलराम के यहाँ पे आईज क्लोज्ड है। देन आस्क आवर पेशेंट टू क्लोज टू, पहले मैं क्लोज करा लिया, फिर मैं इसको टच करूंगा पेशेंट को, ठीक है। ये भी डर्मेटोम वाइज कर रहा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बहुत शॉर्टली इसको कर रहा हूँ, ओके। हर डर्मेटोम में ऐसी करके करना है। तो देखो वीडियो देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। अब टैक्टाइल लोकलाइजेशन में मैंने यहाँ पे किया टच, और मैं अपने सब्जेक्ट को बोलूंगा आंखें खोलो और मेरे को लोकलाइज करके बताओ कहाँ पे किया मैंने। तो डॉक्टर बलराम इज ओपनिंग हिज आईज एंड ये किया। देखो एक चीज में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अभी मैंने टच किया था, डॉक्टर बलराम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसका, क्योंकि मैंने टच किया नहीं था। एक्चुअली में ना बीच बीच में क्या करते हैं हम, व्हेनेवर वी आर डूइंग सेंसरी एग्जामिनेशन और टच के खासकर टच और पेन सेंसेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक कई बार टच नहीं करेंगे, हम पेशेंट से बोलेंगे कुछ महसूस हुआ। अब वो अगर वो फेनिंग कर रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा तो बोलेगा हाँ टच किया, जबकि मैंने टच नहीं किया। एक्चुअल पेशेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना तुम लोगों को, वरना तो जब भी हम बोलेंगे, सपोज कोई एग्जामिनेशन आया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और उसके हाथ में एक एनेस्थेटिक पैच है जहाँ पे उसको सेंसेशन ही नहीं फील होती है, और मैंने यहाँ पे टच किया, उससे नीचे टच किया, उसने बोला हाँ, या और एनेस्थेटिक पैच में मैंने टच किया, अब उसको पता है डॉक्टर साहब टच किए जा रहे हैं, मैं तो बोल देता हूँ हाँ किया टच, ठीक है। तो वो गलत एग्जामिनेशन होगा ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपने अपने साइन किए उस पर, आपने बोला नॉर्मल है पेशेंट तो नॉर्मल है, ठीक है। किसी को थोड़ी पता है, जो डॉक्टर कर रहा है उसके जिसके साइन है उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए नॉर्मली अभी तुम लोगों को अपने उसमें भी यानी अपने सब्जेक्ट में भी ऐसे करके यू हैव टू टेल योर एग्जामिनर टू गेन एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि सर आई विल नॉट टच माय पेशेंट एंड आई विल आस्क माय सब्जेक्ट and to tell me whether he has felt the sensation or not, so that उसे ये पता चल जाए वो झूठ तो नहीं बोल रहा है करते करते हैं कि हाँ सब में यस किया है या नहीं किया है, यस यस किया जा रहा है, ठीक है। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो बीच बीच में ये करते जाना है, और यहाँ पे इस वाले हैंड में किया, देन आई हैव टू डू इन द सेम डर्मेटोम इन द अनदर आर्म,
Okay. Now we come to 2-point discrimination. Now 2-point discrimination is the ability to distinguish two simultaneously applied touch stimuli as two separate. जैसे ये जो डिवाइडर है, वेबर्स कंपास जिसे हम बोलते हैं, इसको देखो, इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, 2 पॉइंट ये मैंने टच किए हैं, तो ये तो तुम सबको नाउ बाय दिस टाइम यू नो दैट आवर फिंगर्स आर वेरी सेंसिटिव बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हियर एज कंपेयर टू माय बैक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए अगर ये मैं ऐसे 2 स्टिमुलस दूंगा तो मुझे डिस्टेंस डिटरमाइन करना है कि कितना है, जब ये पेशेंट मुझे बोलेगा कि ये 2 पॉइंट लग रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंसरी एग्जामिनेशन, और एग्जामिनर्स का हॉट फेवरेट होता है कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करके दिखाओ मुझे, कैसे, हाउ विल यू प्रोसीड फॉर दैट, ठीक है। तो पहले तो इसके लिए ऑपरेटर्स पता होना चाहिए, या तो हम वेबर्स कंपास यूज कर सकते हैं या कंपास एस्थीजियोमीटर। मैं अपने एक्सपेरिमेंट जब मैं वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें मैंने कंपास एस्थीजियोमीटर यूज किया। इसके लिए इसको वेबर्स कंपास को यूज करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्केल, क्योंकि ये कितने वाइड अपार्ट हैं ये देखने के लिए, इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए आई नीड टू हैव अ स्केल, जो हम स्कूल में यूज करते थे, ठीक है। तो स्केल से ही पहले इन दोनों पॉइंट्स को अलग देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर हमने अलग कर रखा है, ठीक है। अभी मैं फिंगर टिप्स पे और फोर आर्म पे करके दिखाऊंगा तुम लोगों को ये वीडियो में। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसमें हम पेशेंट की फिर आंखें बंद करवाएंगे और वेबर्स कंपास को या कंपास एस्थीजियोमीटर को एक मिनिमल डिस्टेंस से इसको हम सेपरेट करेंगे। सपोज 1 mm डिस्टेंस पे हमने इसको सेपरेट किया, फिर मैं फिंगर टिप पे इसको टच करूंगा और अपने सब्जेक्ट से पूछूंगा कितने पॉइंट फील हो रहे हैं आपको। तो मेरे सब्जेक्ट को बोलना है 1 और 2, 1 हो रहा है या 2 हो रहा है। फिर उसने अगर सपोज बोला 1 हो रहा है, तो फिर व्हाट विल आई डू दैट, कि पहले मैंने 1 मिलीमीटर लिया था, 1.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कर दूंगा इन दोनों टिप्स के बीच में। देन आई विल अगेन आस्क माय सब्जेक्ट कि अब कितने फील हो रहे हैं, तो आई विल अगेन से कि 1 हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर उसको वाइड अपार्ट करूंगा, 2 पे करूंगा। नाउ यूजुअली द सेंसिटिविटी ऑन आवर फिंगर टिप इज 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर पे आते ही ही विल से दैट नाउ आई एम फीलिंग 2 points. Okay, so 2 point discrimination is very important बच्चों, एंड ये तुम अपने घर पे आराम से कर लेना इसको, या अभी साइड बाय साइड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो बट यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग, क्योंकि ये हॉट फेवरेट, टच करवाओगे तो टच में उल्टा उल्टा लोग कुछ भी करके जाते हैं। 2 point डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, और इसमें जो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं उसमें ज्यादा मार्क्स लेने के यानी स्कोर करने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, so I'm going directly to the video, पहले मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अब इसमें क्या है कि 2 point डिस्क्रिमिनेशन के लिए इधर वी कैन यूज वेबर्स कंपास, मेरे राइट हैंड में वेबर्स कंपास है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कंपास एस्थीजियोमीटर है। तो लेकिन मैंने कंपास एस्थीजियोमीटर किया है, वेबर्स कंपास तो तुम देख ही रहे हो, इजी है। अब इसमें देखो ग्रेडिंग्स बनी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि पहले मैंने इसको मिनिमल उस पे रखा है, मिनिमल डिस्टेंस पे, आई थिंक 5 mm आई हैव केप्ट, ठीक है। अब मैं, आंखें बंद है डॉक्टर बलराम की, और मैं टच कर रहा हूँ, ही सेड 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, हालांकि इसको 1 फील हो रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस अभी अप्रोप्रिएट नहीं हुआ है। देन आई अगेन इंक्रीज द डिस्टेंस टू 1 mm, नहीं हुआ। देन आई हैव डायरेक्टली गॉन टू 2 mm, तो 1 से कर सकते हो, 1, 1.5, 2। सो अब इसने 2 बोला है, ठीक है, डॉक्टर बलराम ने बोला कि 2, तो एक मैंने फिंगर टिप पे कर दिया, डर्मेटोम वाइज करना है। सी सी एक चीज और याद रखनी बच्चों, whenever you are doing an examination you have to explain to your examiner कि sir this I have tested on C7 dermatome on index finger, similarly I have to do it on all the dermatomes, ठीक है, कि पहले इंडेक्स का, पहले थंब का कर लिया, इंडेक्स का कर लिया, फिर लिटिल फिंगर का कर लिया, एंड आई विल चेक ऑन द अदर साइड ऑल्सो।
पहले मैंने आप पहले इंडेक्स फिंगर का किया, तो इंडेक्स फिंगर राइट हैंड के बाद लेफ्ट हैंड की भी करनी है, और उसमें एक्सप्लेन करना है कि सर नाउ एट 2 मिलीमीटर व्हेन आई हैव separated it by 2 millimeter, then my subject was able to appreciate these 2 points as 2. ठीक है, और सिमिलरली इन ए सिमिलर मैनर आई विल डू इट ऑन द अदर डर्मेटोम। ये बोल दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं सारी चीजें करके ही दिखानी है, क्योंकि देयर इज अ टाइम लिमिट, 5 मिनट का एग्जामिनेशन, यानी 5 मिनट का तुम्हारा वाइवा है, उसमें ऐसे नहीं कि सारा सारा करते जाए। यू हैव टू बिहेव इन इंटेलिजेंट मैनर, और पीछे बताना है जब यानी तुमने अपनी फाइल में लिख रखा है, तो यू कैन से दैट यू हैव चेक्ड इन C6, C7 डर्मेटोम, C8 डर्मेटोम एंड 4 आर्म में किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4 आर्म में कर रहा हूँ। 4 आर्म में थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5 मिलीमीटर के करीब। ठीक है, 4 आर्म में ज्यादा होता है, तो 4 आर्म के डिस्ट्रीब्यूशन में C7 हो गया। ये यहाँ पे मैंने पहले 3 mm रखा, क्योंकि मुझे पता है 5 mm तक तो आएगा ही नहीं। फिर मैंने 4.5 रखा, तब भी डॉक्टर बलराम ने बोला कि सर सिंगल पॉइंट है। देन आई हैव इंक्रीज्ड द डिस्टेंस टू 5.5 mm, and then he was able to tell me that yes, I am now feeling 2 pointers separate at a distance of 5.5 millimeters. Okay, सिमिलरली बताना है कि सर सेकंड हैंड पे करना है, एंड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि बैक पे ज्यादा होता है। बैक ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग दैट, बट जब हम क्लास में आएंगे जब तो करके देखना ही है। देखो तो सही बुक में सही लिखा होता है सब कुछ या नहीं लिखा होता है, या वैसे ही बोल दिया किसी ने। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एपरेटस है जिससे हम पता भी कर सकते हैं। जैसे बैक पे 65 mm लिखा होता है, 65 mm होता है, 65 mm से कम में वो एक ही पॉइंट लगता है। ओके, नाउ देन वी हैव टू टेस्ट फॉर द प्रेशर। प्रेशर की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द सस्टेन्ड टच इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, एंड द apparatus which can be used to measure pressure is algometer. एल्गोमीटर को अगर देखोगे इसका एक बेस है, ठीक है, और साथ में इसमें एक मीटर लगा हुआ है। उसमें क्या है कि जितना हम दबा रहे हैं तो उसमें वो आ रहा है, इसमें मीटर में रीडिंग आ रही है कि भाई इतना प्रेशर लगाया है इसमें। अब क्लिनिकली देखो, अभी तक हम जितना भी कर रहे थे एक्सेप्ट फॉर 2 पॉइंट discrimination, rest all the things are like that कि we can do it in the clinics also. क्लिनिक्स मतलब वार्ड में हम पेशेंट पे कर पाए, क्योंकि पेशेंट पे तो मैं वॉनफ्रेज एसिडोमीटर ढूंढूंगा नहीं, कॉटन क्रू यानी कॉटन बॉल से कर लूंगा, तो क्रू टच को करना है। फाइन टच के लिए विस्प ऑफ कॉटन ले लूंगा मैं। ऐसी प्रेशर के लिए हम क्लिनिकली क्या यूज कर सकते हैं, प्रेशर विथ फिंगर, ठीक है, या ब्लंट ऑब्जेक्ट। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिन लोगों को होती है, डायबिटिक वाले पेशेंट को, जिसमें ये सारी सेंसेशन चली जाती हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट होगा। हम लोगों को तो पता चल जाता है प्रेशर। ओके बच्चों, ठीक है, तो वी कैन डू इट विद द फिंगर टिप और ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल एंड। जो पेंसिल का एंड वाला पोर्शन होता है थोड़ा ब्लंट होता है, उससे हम प्रेशर देके कर सकते हैं। अगेन सब्जेक्ट की आंखें बंद करवानी है और डिफरेंट डर्मेटोम्स में यूज कर चेक करना है, जैसे मैंने इसमें किया। आई एम डूइंग इट विद द ब्लंट एंड ऑफ द पेन। So I've used the blunt end of the pen. Then again I am going with C6, ठीक है, फिर यहाँ पे C8 पे आ गए मैं, ऐसे करके। एंड यू हैव टू बायलेटरली चेक करना है जिस भी एरिया में यहाँ पे करोगे, एंड गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, एल्गोमीटर बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन नाउ कम टू द पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन कैसे चेक करनी है, पहले तो अब हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे अपने सब्जेक्ट को, मैं सब चीज तुम्हें दर्द नहीं होगा, उसको बताना है कि आई विल बी यानी अपने सब्जेक्ट को या पेशेंट को बताना है कि आई विल बी चेकिंग फॉर द पेन प्रिकिंग एंड पेन सेंसेशन विद द हेल्प ऑफ ऑल पेन। और पहले बताना है कि कितना टच करोगे, ठीक है, उसको बता के दिखाओ कि देखो ऐसे पेन हो रहा है, हाँ पेन हो रहा है, तो उतना ही रखना है। अपने सेंसिटिविटी भी उतनी रखनी है कि उसको ज्यादा उसको चुभाना नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्वेसिव टाइप का, थोड़ा माइल्ड इन्वेसिव है ये। तो पेशेंट को पहले आंखें देख के बताओ कि आप देखो ऐसे में टच करूंगा, आपको जब ये सेंसेशन प्रिकिंग सेंसेशन फील हो जाए, यू हैव टू टेल मी यस, ओके, और रेज हैंड।
तो सुपरफिशियल पेन होता है और डीप पेन होता है। सुपरफिशियल पेन स्किन में मैं जो अपनी डिस्पोजेबल पेन होती है या जो ऑल पेन होती है उसको डिफरेंट डर्मेटोम्स में टच करूंगा और बायलेटरली चेक करूंगा, ठीक है। डीप पेन में हम क्या करते हैं कि मसल को जब हम अभी अभी अपनी मसल को थोड़ा स्क्वीज करके देखो, तो स्क्वीज करोगे तो इट इज अ डीप पेन, ठीक है। सुपरफिशियल पेन और डीप पेन में तुम्हें पता चल जाएगा। या तो हम फिर बाइसेप्स को कर सकते हैं या काफ मसल को प्रेस कर सकते हैं। पेशेंट में काफ मसल को कर लेंगे, लेटा हुआ होगा, ठीक है, या टेंडो अकाइलिस को कर लेंगे, अकाइलिस टेंडन को, ठीक है। डीप पेन का और इन दोनों का मैं वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को। मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसको पहले बता रखा है कि ये जब आएगा तो आप मुझे बताएंगे सेंसेशन, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया। आई एम यूजिंग अ पेन। अब इसमें सॉरी द रेजोल्यूशन ऑफ माय वीडियो इज नॉट सो गुड, यू कैन अप्रिशिएट द पेन, लेकिन देखते हैं फिर भी अगर, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें एक चीज याद रखनी प्लीज, मैंने एक गलती की है इसमें। गलती मैंने क्या की है, मैंने जो हमारे जो ओरिजिनल पेशेंट होते हैं जिसमें हमें चेक करने होते हैं ना, उसको मैं क्यू दे रहा हूँ। क्यू दे रहा हूँ मतलब मैं उसका उंगली को पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दिस इज फ्लॉ इन माय वीडियो। उंगली नहीं पकड़नी, सीधे हाथ को ऐसे करके करवाना है जैसे दूसरे वाले में हाथ है, और उसको टच हल्का सा वैसे करके कर देना। तो टच करा के देखा मैंने, पिन प्रिक किया, तो ही इज सेइंग me that yes, I am able to feel the pain sensation. इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जब आपको पेन फील होगा तो आपको मुझे बताना, ठीक है। इस उंगली का ध्यान रखना है कि ऐसे करके नहीं करना जैसे मैंने इसमें कर दिया। पकड़ना नहीं है इसको, कोई क्यों नहीं देना है कि मैं कहाँ पे टच करने वाला हूँ। अब जैसे ये वाला ठीक है, दिस इज द राइट मैन, लेकिन फिर भी वहां पे टच नहीं करना। अगेन इन द C8 रीजन, ठीक है। इस तरीके से डीप पेन के लिए मैंने बोला जैसे मसल वैली को हम करते हैं, इसमें हम मसल वैली को कर देंगे। मैं अपर आर्म का कर रहा था तो मैंने, ये यूजुअली ऐसे ही होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि अपर आर्म का होगा या लोअर लिम्ब का होगा, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब। तो मैंने स्क्वीज किया। नाउ इज टेलिंग मी दैट ही इज फीलिंग द डीप पेन। डीप पेन का मेथड पता होना चाहिए। देखो सी दीज आर वेरी सिंपल। अगर तुम अभी एकदम से करने लगोगे फटाफट डर्मेटोम, या अपर हैंड के में तो बहुत आसान होता है, पर डर्मेटोम एक बार याद किया और फटाफट कर डाला, ठीक है, जल्दी जल्दी। देन टेम्परेचर सेंसेशन। तो इसमें टेम्परेचर सेंसेशन में करना क्या है हमें, एक टेस्ट ट्यूब में हमें ठंडा पानी लेना है एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है वार्म वाटर। हॉट वाटर नहीं ले लेना, ठीक है। वार्म वाटर ले लेना है, 45 डिग्रीज इज एनफ, उससे ऊपर वाली सेंसेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो वार्म, ताकि उसको ऐसे न लगे कि जल ना जाए पेशेंट और सब्जेक्ट। तो इनमें अलग अलग ले लेंगे और पहले ना आंखें खोल के पहले चेक कर लो। आंखें खोल के कि ये देखो, जैसे ऐसे ये आ रहा है, ये गर्म है, और ये देखो पहले पूछ लो कि कैसा है ये। पहले ठंडा वाला लगा के देखो कैसा लग रहा है, ठंडा, ये गर्म, ठीक है। बस अब ऐसे ही अलग अलग डर्मेटोम पे बताना है उसको, ठीक है। और ये आंखें क्लोज्ड हैं उसकी, और तुम लोग लेबल कर लोगे और फिर इसमें अलग अलग डर्मेटोम पे चेक करोगे। मैं अपने वीडियो में डर्मेटोम वाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक डेमो के पर्पज से कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू चेक इट इन ईच एंड एवरी डर्मेटोम कि मैंने क्या टच किया, और रैंडमली करना है। ऐसे नहीं कि पहले ठंडा लगाया फिर उसके बाद गर्म ही लगाना है, चेंज करते रहो उसको रैंडमली, कि कुछ भी उसको एक डर्मेटोम में ठंडा लगा दिया, दूसरे में भी ठंडा लगा दिया, तीसरे में फिर गर्म लगाया, फिर ठंडा लगाया, फिर ठंडा लगा दिया। इस तरीके से रैंडमली करना है, सो दैट द पेशेंट कैन नॉट गेस कि ठंडा था गर्म था, ठीक है। टेम्परेचर सेंसेशन में मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले रखी हैं इसमें। अब इसमें मैं ये वाले वीडियोस तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। आई थिंक आई हैव गॉट दीज वीडियोस, ठीक है। मैंने जैसे किया टच, तो इस सेम डर्मेटोम में किया C8 वाले में, तो मेरे को उन्होंने बोला कि एक गर्म होगा या ठंडा होगा, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या है।
तो अलग अलग डर्मेटोमे में चेक किए जा रहा हूँ, आई एम चेकिंग इन द C6। ऐसे ही डर्मेटोम वाइज बायलेटरली चेक करते जाना है। टेम्परेचर सेंसेशन ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट करना, पहले इंस्ट्रक्शन दे दी उसके बाद कर ली। ओके, नाउ वी कम टू द पोजीशन सेंस। पोजीशन सेंस क्या होती है कि प्रोप्रियोसेप्शन के लिए जो यूज होती है। तो इसमें देर आर 2 or 3 मेथड्स विच यू शुड नो। पहला सेंस ऑफ जॉइंट मूवमेंट एंड जॉइंट पोजीशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पेशेंट की बच्चे ये जो जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से मैं आई एम नॉट रीडिंग माई स्लाइड्स, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे करना है। देखो, आंखें बंद कराना पेशेंट को और उसका एक हाथ को, अपने सब्जेक्ट के एक हाथ को, ये वीडियो मैंने यूट्यूब से लिए, एक हाथ को लेना है, ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेके आना है, एक हाथ को, अभी देखेंगे हम वीडियो, ठीक है। और फिर हम सब्जेक्ट की आंखें बंद है उससे बोलेंगे कि दूसरे हाथ को भी इसी पोजीशन में लेके आओ। देखो, जस्ट लाइक इन दिस वीडियो, इसने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैं ऐसे करके करूंगा और आपको दोबारा से करना है। तो नाउ द एग्जामिनर इज प्लेसिंग वन लिम्ब इन अ सर्टेन पोजीशन। अब हमने अपने पेशेंट को क्या बोलना है, अपने सब्जेक्ट को बोलना है कि दूसरे हाथ को भी इसी पोजीशन में, ठीक है। ये पॉइंट, ये जॉइंट पॉइंट, जॉइंट पोजीशन सेंस के लिए, ओके। फिर अब लोअर लिम्ब में करना है। ये जो होता है ये छोटे छोटे जो जॉइंट के होते हैं, और ये क्लिनिकली जो हम जो कर रहे होते हैं अपने पेशेंटों में, ये वाला टेस्ट कर रहे होते हैं। मैं थंब में दिखा रहा हूँ उसको, लेकिन लोअर लिम्ब में ज्यादा करते हैं। मैंने जैसे बोला कि डायबिटीज इज वेरी रैम्पेंट इन द सोसाइटी, तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उसमें ये टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड वी हैव सीन नंबर ऑफ पेशेंट जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। खासकर आप देखना कि जिसको डायबिटीज होगी और वो बोलते हैं ना, कई पेशेंट बोलते हैं कि मुझे जलन हो रही है मेरे को अपने सोल्स में, है ना, सोल्स में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उन वाले पेशेंट में ये वाला टेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आएंगे इस वाले पेशेंट। वी हैव सीन एडवांस्ड पेशेंट ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन द क्लिनिक्स। उसमें ये वाले, अभी तो हम नॉर्मली कर रहे हैं तो नॉर्मली तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि ऊपर नीचे किया, हम लोगों को तो पता चल रहा है हम नॉर्मल है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज के उसमें एबनॉर्मल होता है। एंड दे दो पेशेंट आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि इन विच पोजिशन माई जॉइंट इज, ठीक है। तो ये वाला दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करते हैं कि मैं, देखो इसमें पर्टिकुलर पोजीशन में मैंने अपने इस पेशेंट के लिम्ब को पकड़ा, ये मेरी फोटो नहीं, ठीक है। इसमें क्या किया, जो बिग टो को लिया और इसका जो डिस्टल जॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब और इंडेक्स फिंगर से होल्ड किया इस जॉइंट को, और दूसरे वाले हाथ से ऐसे करके इसको किया। फिर मैं इसे अप और डाउन मूव करूंगा इस वाले को, है ना, अपने अभी अपने हाथ में करके देख सकते हो, वीडियो देखोगे और समझ में आ जाएगा। और मैं अपने पेशेंट से को बताऊंगा कि देखो, इसको जब मैंने ये किया है तो ये ऊपर की साइड को, और इसको मैं ऐसे कर रहा था नीचे की साइड को, ठीक है। अब आप आंखें बंद कर लीजिए, अब आप बताइए कि किस, इसको रैंडमली घुमाते रहो और बोलो पेशेंट को कि अब आप बताइए कि ये ऊपर है या नीचे। हमारे लिए तो मतलब यू विल ऑल फील कि इसमें क्या बड़ी बात थी, तो आराम से पता ही चल लेता है, लेकिन पेशेंट में दे हैव डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग वेदर इट इज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट फंक्शनिंग एंड द सेंसेशन इज नॉट ट्रांसमिटेड टू आवर CNS, ओके। तो इस वाले को ऐसे करके करना है। और दूसरा ये है कि जब हम इस पॉइंट, इस जॉइंट को मूव करते हैं तो पेशेंट आल्सो शुड फील कि हाँ जॉइंट मूवमेंट हो रही है। ऐसे नहीं कि आप किए जा रहे हो उसको पता ही नहीं चल रहा। डायबिटिक पेशेंट्स में, एडवांस्ड न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ऐसा ही होता है, उसको ये भी नहीं पता चल रहा था कि हम मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन हमें पहले नॉर्मल सीखना है। तो जब हम मूवमेंट करेंगे तो काइनेस्थीसिया होगा ना, मूवमेंट, if we are able to appreciate the movement of the joint, that is known as kinesthesia की सेंसेशन, ओके। तो मैं इसका वीडियो दिखा देता हूँ सीधा। I've explained whatever is written in this slide. Now see, मैं थंब के साथ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें डिस्टली कर रहे हैं, अपर लिम्ब में थंब इंडेक्स फिंगर के साथ
कर सकते हैं, थंब के साथ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डर्मेटोम में करना है तो अलग अलग करो। मैंने थंब को होल्ड किया, ठीक है, उसका डिस्टल जॉइंट। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मूव करके मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पहले तो मूवमेंट फील हो रही है, तो नॉर्मल में तो नॉर्मल डॉक्टर बलराम वाज एबल टू फील दैट, ठीक है। फिर मैं अपने पेशेंट को ये भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि अप ये होता है, ठीक है, और डाउन ये होता है। उसके बाद मैं इसको रैंडमली मूव कर रहा हूँ, देन आई एम आस्किंग माय सब्जेक्ट किस पोजीशन में है, तो ही शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट इज इन द अपवर्ड पोजीशन। ओके, ऐसे दूसरे में कर लेंगे। ठीक है, इसमें जॉइंट को फिक्स करना जरूरी है, ठीक है, वरना तो दूसरे, देखो क्या होता है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जितना पेरिफेरी में वो उतनी सेंसेशन चली जाएंगी। तो पहले सबसे पहले डिस्टल वाले में करना, अगर डिस्टल में नहीं आ रहा तो फिर और प्रॉक्सिमली आ जाओ, और प्रॉक्सिमली, अगर जैसे थंब में ही कर रहा हूं मैं, थंब में फील नहीं हो रहा तो मैं जहाँ पे ये मेटाकार्पल जॉइंट होगा वहां पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं रिस्ट में चला जाऊंगा, रिस्ट में नहीं फील होगा तो एल्बो में चला जाऊंगा। ओके, अब देखो पैर वाले में ये थंब, ये जो, ठीक है बच्चों, ये अपवर्ड्स, ये इसको अलग अलग पोजीशन में ले जाके और पूछेगा अपने सब्जेक्ट से, ऐसे बायलेटरली चेक करना कि इज इट अपवर्ड, इज इट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड गया या अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड गया अपवर्ड, ठीक है। ये पेशेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इन विच पोजीशन। अब आते हैं वाइब्रेशन, सेंस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वी ऑल नो, ठीक है। वाइब्रेशन अगर कई बार हमें बोल देते हैं कि व्हाट इज वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन इज अ नो रिपीटेड मैकेनिकल स्टिमुलेशन, हो रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है, जैसे हमने उसमें देखा था एम्फीबियन वाले में, रिपीटेड मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ टच इज नोन एज वाइब्रेशन। इसके लिए ये याद रखना हमें 128 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क यूज करना है। द रीजन फॉर यूजिंग 128 इज कि इट इज बेटर अप्रिशिएटेड बाय द जॉइंट। अगर इससे ज्यादा वाला यूज करेंगे तो ये एक नॉर्मल रूल होता है, जितना ज्यादा वाइब्रेट वो होगा उसका फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर बेटर हर्ड, ठीक है, लेस द फ्रीक्वेंसी मोर द वाइब्रेशन फेल्ट, ठीक है। तो इसलिए हम 128 का यूज करते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आंखों को बंद करेंगे पेशेंट की, और हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रबर पैड, और हाइपोथीनर एमिनेंस से इसको करके वाइब्रेट करके, इसको जैसे इन्होंने एल्बो पे रखा है, ठीक है, इधर मीडियल मैल्यूलस पे रखा है, जितने भी बोनी प्रोमिनेंसेज होंगे उस पे रखेंगे। लोअर लिम्ब में ज्यादा करते हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी लोअर लिम्ब में बहुत ज्यादा पेशेंटों को होती है, तो बिग टो है ना, बिग टो का जो पहला डिस्टल जॉइंट है वहां पे रखते हैं इसको। अगर वहां पे नहीं आ रही है तो फिर ऊपर को साइड में चलते हैं जहाँ से हम बिग टो स्टार्ट हो रहा है, देन ऑन द मीडियल मैलोलियस, फिर उसके ऊपर जाते हैं, अगर ऐसे करके कर रहा है तो दिस इज द, और जैसे अपर लिम्ब में जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो बोनी प्रोमिनेंस पे रख के उसको बोलेंगे कि आपको फील हो रही है, जब फील होना बंद हो जाए देन यू लेट मी नो, ठीक है। जैसे फील होना बंद हो जाएगा फिर अपने उसी वाले जॉइंट पे रख लो, एक बार देख लो कि आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है इसका मतलब उसकी वाइब्रेशन सेंस थोड़ी डिमिनिश हो गई, वाइब्रेशन फील कर पा रहा है, बट एज कंपेयर टू नॉर्मल इसको थोड़ा वाइब्रेशन लॉस है, ठीक है। इसका भी वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो मैं तुम लोगों को देखता हूँ, मेरे पास होंगे ये वो होंगे, मैं शेयर करता हूँ उस वाले में, ठीक है। रबर पैड मुझे मिला नहीं तो मैंने हाथ से इसको स्ट्राइक करके इसको वाइब्रेट कर लिया। देन डॉक्टर बलराम की आंखें बंद हैं, मैंने यहाँ पे रखा है एल्बो जॉइंट पे। अब जब इनको फील होना बंद हो जाएगा, विल लेट मी नो। मैं इंस्ट्रक्शन पहले दे चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, ठीक है। मैंने अपने यहाँ पे लगाया, मेरे को भी नहीं फील हो रही, ओके। तो अलग अलग, अलग अलग बायलेटरली करना है, ये याद रखना है, और अलग अलग जॉइंट्स पे करना है, ठीक है। तो डिस्टली करना है पहले। अगर एक, अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट बोलता है कि मेरे को सिर्फ इन 2 उंगलियों में प्रॉब्लम हो रही है, तब तो इसका यानी रेलेवेंस है कि हम सब में करके देखें, अदरवाइज इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। तो इसलिए हम
एक पॉइंट एक पे करके दिखा देते हैं कि एक डिस्टल कर लिया, एक रेस्ट पे कर लिया, एक एल्बो पे कर लिया, अगर अपर लिम्ब में करना है तो सिमिलरली, लेकिन बताना जरूरी है कि वी विल चेक इन ऑल द डर्मेटोम. Then comes stereognosis. Stereognosis is the ability to identify known subjects by handling them with closed eyes. आंखें बंद करके हाथ में कुछ भी known object दोगे, the person should be able to identify that. Coin हो सकता है, comb हो सकता है, ठीक है, की, पेन, एनीथिंग, ठीक है. और these higher cortical sensations में आता है. So we will directly go how I have performed. अब इसके लिए मैंने क्या किया, वो पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको मैं हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट दूंगा और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. अब इसमें मैंने पहले दिया कॉइन. डॉक्टर बलराम उसको फील कर रहे हैं. दोनों हाथ में हम एक चीज और कर सकते हैं, ये इसको हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं कि यार एक हाथ में बड़ा कॉइन दे दिया, एक हाथ में छोटा कॉइन दे दिया, ठीक है. जैसे मैंने एक बार बड़ा कॉइन दिया था, एक बार छोटा कॉइन दिया है, देखो इनको, ठीक है. तो ही इज एबल टू अप्रिशिएट द साइज ऑल्सो, तो ये वाला भी इसमें कर सकते हैं. देन आई हैव गिवन हिम अ स्पून, प्लास्टिक स्पून, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई इट. ग्राफिस्थीसिया होता है कि देखो, ग्राफिस्थीसिया क्या, आंखें बंद है और हाथ पे तुम कुछ लिख के दे रहे हो. इसमें सिर्फ डेमो पर्पस से 8 नंबर की फिगर बना रखी है, वरना तो कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ले सकते हो और उससे बना सकते हैं, उंगली से बना सकते हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट लेना है बेसिकली, ठीक है. सो ग्राफिस्थीसिया इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सिंबल्स when they are traced on the skin. So again we have to ask the subject to close eyes and we have to draw a number on patient's palm with a blunt object. जैसे मैं इस पेन से करूंगा, ठीक है. एंड नॉर्मल पर्सन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि वी हैव टू सी द लिटरेसी लेवल. अब मुझे तो पता है कि नंबर तो सबको आते होंगे, देखो आइडेंटिफाई करने सबको आते हैं. उस पे कि नोट है, करेंसी नोट है, तो उस पे तो पता है, लेकिन हाथ पे कर पाएगा एक लिटरेट के लिए थोड़ा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आंखें खुलवा कर उससे बोलो कि देखो ये देखो गोला बनाया मैंने, गोला पहचान लोगे आप, या स्क्वायर बनाया पहचान लोगे कि यानी स्क्वायर है ये, या ट्राइंगल बना दिया, तिकोना बना दिया, है ना, जो नॉर्मल नॉर्मल फिगर है. ऐसे करके उनके लिए ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं. फिगर का भी बोल सकते हो आप, फिगर बना के दिखा लो उनको कि देखो आप पहचान पा रहे हो कितना नंबर मैंने बनाया है, तो हाँ कि 6 नंबर है, ऐसे करके. लेकिन लिटरेसी लेवल पता होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट का. अब हमारे हॉस्पिटल में क्या है ना कि देयर आर मेनी पीपल हु आर इलिटरेट, है ना, हु कैन नॉट रीड और राइट. तो उन लोगों का ध्यान रखना है ऐसा टेस्ट करते हुए, क्योंकि देखो ये सारे के सारे चीजें सिखाने के लिए की जा रही. क्लिनिकली डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल सिनेरियो we may go for all the examination or we may not go for all the examination when I am seeing an actual patient. लेकिन जब तुम्हें एग्जाम देना है तो एग्जाम में तुम्हें सब चीज करनी आनी चाहिए, सब चीज ही करनी. जो जितने भी सेंसेशंस मैंने एन्यूमरेट किए हैं, अगर आ गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम्ब, सारी सारी सेंसेशन इसी वाले इस हिसाब से डर्मेटोमल वाइज करनी. यू कांट स्किप एनीवन. ठीक है. मैं ये डॉक्टर बलराम के साथ ये वाला ग्राफिस्थीसिया का टेस्ट करूंगा. नाउ आई हैव रिटन 3, तो ही इज करेंटली आइडेंटिफाइड 3. दूसरे वाले में मैंने 5 लिख दिया, ठीक है. पाम में कर दिया. और अब इसमें डर्मेटोमल वाइज करना चाहते हो कर लो, ठीक है, कि सर मैं आई कैन डू इट बट दीज आर द हायर सेंसेशंस. तो इसमें अगर टच और ये है तो बेसिकली जब मैं टच तो कर ही चुका हूँ ना, इसमें टच भी कर चुका हूँ, प्रेशर भी कर चुका हूँ. और ये क्या चीजें कर रही हैं, दीज स्टीरियोग्नोसिस और ग्राफिस्थीसिया में हम क्या कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है. तो टच प्रेशर हम सारी चीजें चेक कर रहे हैं, तो ऑलरेडी चेक्ड है. अब नाउ आई एम सीइंग फॉर द इंटीग्रिटी, आई एम सीइंग फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है ना, कि मेरा सेंसरी कॉर्टेक्स ठीक तो है, पता वहां पे लीजन तो नहीं हो गया कोई, ठीक है. तो इसीलिए इसको हम अगर डर्मेटोम वाइज भी नहीं करूँ तो डर्मेटोम वाइज तो आई हैव चेक्ड फॉर द ऑल द सेंसेशंस, स्टीरियोग्नोसिस को भी. तो इसीलिए जो हायर कॉर्टिकल सेंसेशंस है उसके लिए हम इस वाली कम से कम ग्राफिस्थीसिया और स्टीरियोग्नोसिस के लिए हम ऐसे करके
इसको हम omit कर सकते हैं because we have already tested for the different kind of sensations in different dermatomes. Okay, now you have to report your findings कि ये वाला जो है ना याद होना चाहिए कि फाइन टच करना है, क्रूड टच करना है, टेक्टाइल लोकलाइजेशन करना है, ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टच के 4 पार्ट करने, देन पेन के 2 पार्ट करने, सुपरफिशियल और डीप पेन, देन टेम्परेचर सेंसेशन है, टेम्परेचर हॉट और कोल्ड, ठीक है। तो या उस हिसाब से कर सकते हैं कि पहले तो वो एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का निपटा दिया कि टेम्परेचर, सुपरफिशियल पेन और डीप पेन, है ना, और क्रूड टच, या फिर वैसे करके कर लो, यू जस्ट यानी मेरे हिसाब से इस तरीके से करना ज्यादा बेटर रहता है। कुछ एग्जामिनर को भी पूछने दो। देखो, इफ यू नो समथिंग यू हैव टू कीप दिस थिंग टू योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपने ये सारी चीजें कर दी एंड एग्जामिनर इज वेरी हैप्पी विद यू कि यस यू हैव परफॉर्म्ड ऑल द एग्जामिनेशन इन अ वेरी गुड मैनर, अब आती है, अब आपके वाइवा पे चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन विल अराइज, is there are there different pathways to carry all these sensation, और एक ही नर्व यानी एक ही पाथवे होता है? तो नाउ यू नो कि दैट देयर आर डिफरेंट पाथवेज टू कैरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन। तो ये तुम्हारे वाइवा में गेनिंग पॉइंट हो जाएंगे कि मतलब 5 क्वेश्चन पूछे, 5 में से 3-4 निकल गए तो बस आराम से यानी अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। 5 आउट ऑफ 5 वाले ये होता है कि दैट पर्सन में गेट अ गोल्ड मेडल और डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन के लिए ट्राई करना है तो सारे के सारे ये ना, मतलब यू हैव टू कीप इट टू योरसेल्फ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है कि सारी सेंसेशंस को इन्यूमरेट कर दो कि इंटैक्ट है, इंटैक्ट नहीं है। जहाँ पे डेफिसिट आएगा पेशेंट में तो आएगा डेफिसिट ऑब्वियसली, एग्जाम में यानी हॉस्पिटल में तो तुम्हारे को ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम मिल जाएगा, टेबिस डॉर्सेलिस का पेशेंट मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग डर्मेटोम वाइज तुम रिपोर्ट कर दोगे कि इस वाले डर्मेटोम में, इस वाली लिम्ब में था ही नहीं सेंसेशन, ठीक है। पैरालिसिस हो रखी है किसी, या स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन हो रखा है, तो वहां पे तो मिल ही जाएगा ना कि इस पूरी लिम्ब में ही नहीं, कोई भी डर्मेटोम में काम नहीं कर रहा। ओके बच्चों, थैंक यू। मैं तुम लोगों को ना एक बार, आई थिंक वी हैव स्टिल लेफ्ट द टाइम, या अभी तो आधा घंटा है। मैं एक बार ना तुम लोगों को दिखा देता हूँ कॉम्पिटेंसी को कैसे करके करते हैं। कॉम्पिटेंसी आई थिंक वी हैवंट शेयर्ड विद यू, और यहाँ की कॉम्पिटेंसी मैंने अभी ली नहीं है। कॉम्पिटेंसी सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन की कॉम्पिटेंसी ये थी। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल? ये सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन दिखाई दे रहा है बच्चों तुम लोगों को? इस पे मैसेज करके बताओ बेटा। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो ये दिखाई दे रहा है क्या? ओके, ठीक है। इसमें देखो सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन का ये फॉर्मेट है, दिस इज फॉर द एग्जामिनर नॉट फॉर यू। जब मैं तुम्हारा वाइवा ले रहा हूँ तो आई विल बी जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम इन अ नॉर्मल वॉलंटियर और साइमुलेटेड एनवायरमेंट। ये तुम्हारा फिजियोलॉजी का वो है, यानी तुम्हारे को भी क्वेश्चन मिला है। ये मुझे अब एग्जामिनर, एज एग्जामिनर मेरे पास ये शीट है जिसके हिसाब से मैं तुम्हारे को जज करूंगा। सो इसमें देखो स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड सीक्वेंशियली। सबसे पहले 2 नंबर किस चीज के हैं? स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सब्जेक्ट फॉर लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल, लेफ्ट साइड को। फिर मेक द सब्जेक्ट कंफर्टेबल, इसमें मैंने बताया कि इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। एंश्योर दैट द सब्जेक्ट, ये फाइनल नहीं थी इसलिए थोड़ी चीजें इसमें कटी हुई हैं, कोई बात नहीं, वो फाइनल वाली मेरे पास दूसरी जगह पड़ी है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, ठीक है। फिर टेक कंसेंट लेनी है। फिर देन फॉर टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल सेंसेशन के लिए हमें क्या करना है? इसके 4 नंबर है, इसके नंबरों पे मत जाओ। तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट अगर 10 नंबर का है तो टोटल का वो हम 10 के हिसाब से कर लेंगे। अगर मैंने 100 नंबर में तुम्हारे को असेस किया है तो उस हिसाब से देख लूंगा मेरे को कितने नंबर देने। लेकिन देयर आर डिफरेंट मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है। टेक्टाइल सेंसेशन के लिए गिव अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड, है ना, पेशेंट को देना। देन टेस्ट फॉर फाइन टच यूजिंग अ विस्प ऑफ कॉटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डर्मेटोम। 1 नंबर इसका है। इंस्ट्रक्शंस के 5.5 नंबर, आधा नंबर है। फिर टेस्ट फॉर द क्रूड टच, इसका 1 नंबर है। देन टेस्ट फॉर प्रेशर टच, ठीक है, 1 नंबर है इसका। एंड टेस्ट द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू अ डमी स्टिमुलस, जो डमी स्टिमुलस नहीं होता कि जब हम देते ही नहीं है उसको, ठीक है। तो इन सब इस चीजों से ऐसे करके उन्होंने एनएमसी की गाइडलाइन से हमने सारी कॉम्पिटेंसी को ऐसे कर रखा है कि सारे चीजें कर रहे हो, और दिस इज अ बेटर मेथड,
ठीक है, कि तुम चीजें कर रहे हो और उस हिसाब से तुम्हारे को मार्क्स मिल रहे हैं। वरना यूजुअली क्या होता था हमारे टाइम पे, शक्ल पसंद नहीं आ रही और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ लग रहा है, ऑल दो ढंग से कर दिया तो 10 में से 5 दे दिए, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं थी। ठीक है, तो इट वाज नॉट अ लॉजिकल थिंग। अब ये लॉजिकल है, तुमने शक्ल तुम्हारी कोई मतलब नहीं कर रही, इसमें कम से कम ये है कि तुमने किया है तो तुम्हारे को मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ऐसे करके द सिस्टम वर्क्स लाइक दैट। तो मैं तुम्हारे को बताया कि यूजुअली पहले ऐसे करके होता था, अगर लो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चे का और वो बार बार हाथ किए जा रहा है, पसीने किए जा रहा है, या बुद्धू सा बना खड़ा हुआ है, तो नंबर ही नहीं मिलते थे। अभी तुम काम करो तो तुम्हारे को नंबर मिलते हैं। पेन सेंसेशन के लिए कि अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस के लिए आधा नंबर है, ऐसे करके बच्चों। यानी मतलब आई जस्ट वांट टू शो दैट फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्किंग सिस्टम। ठीक है, ये तुमने फॉलो किया, एग्जामिनर तुम्हारे को बोले जा रहा है, तुम किए जा रहे हो और मैं नंबर लगाए जा रहा हूँ। ठीक है, यानी मतलब मैं ही एग्जामिनर हूँ, मैं बोला, मैंने तो पोजीशन सेंस करके देखा, तो मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसके नंबर दे रखे। ठीक है बच्चों, फिर एक चीज देखो, ये टोटल नंबर एग्जामिनेशन के और इंस्ट्रक्शंस के थे 20। अब एक चीज देखो, एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर कैसा है विद द सब्जेक्ट, हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग विद योर सब्जेक्ट एंड हाउ इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, इसके 15 नंबर हैं। मतलब ऑलमोस्ट देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो उसमें, जो ये एनएमसी के हिसाब से बनी हुई है, एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से, कि हाल चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव, यानी इसको एग्जैक्टली फॉलो करने लगे तो बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जब हमें आइडियली करना है, क्योंकि फाइनल ईयर एग्जाम्स में जब आप क्लिनिक्स में जाओगे यू विल बी जज ऑन दीज पॉइंट्स ओनली, वहां पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंट के साथ हो, पेशेंट के सामने तो बुद्धू बन के खड़े ही नहीं होना है, यू हैव टू शो वेदर यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, हार्डली मैटर्स, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, तो बिहेवियर कैसा है आपका पेशेंट के साथ, ऐसे करके नहीं बदतमीजी से बात कर रहे हो, बोला था ना मैंने, सीधे नहीं खड़े हो सकते इस तरीके से, ये दीज आर बैड एटीट्यूड्स एंड नेवर नेवर एवर शो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड टू पेशेंट, इवन इन आइसोलेशन, जब तुम अकेले ही हो, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, ठीक है, तब भी नहीं करना, क्योंकि गंदी आदतें होती हैं और ये हमेशा चलती आती है। अच्छी आदतों को तमीज से बात करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम दिस प्रॉफ ओनली, कि अच्छे इंस्ट्रक्शन दोगे, उसकी लैंग्वेज में दोगे और अच्छी तरीके से, यू विल बिहेव लाइक एन आइडियल डॉक्टर, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 4.5 years जब निकलोगे तो यू विल बी ए आइडियल डॉक्टर। कोई कोई बदतमीजी करा तुम्हारा सीनियर, करने दो उसको, तभी तो मेरी दुकान चलेगी ना। सारे लोगों के पास एमबीबीएस की डिग्री है या एमडी की डिग्री है, किसकी शॉप, किसकी क्लिनिक पे लोग आएंगे जो तमीज से बात करता है, जो ढंग से एग्जामिनेशन करता, जो पेशेंट को रिस्पेक्ट देता। सरकारी हॉस्पिटल में यू विल सी अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द पेशेंट, पुअर है वो, गरीब है, उसको आधे समझ में नहीं आ रहा, आधा तुम भी इरिटेट हो जाओगे, लेकिन उसी गुस्से को ना जो काबू करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होगी जहां पे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, सो दैट कि जब कभी एक्चुअल सिचुएशन ऐसी आएगी तो उसमें you will be calm. A doctor has to be, doctor has to behave in a very professional manner always from first prof onwards. अब second, अब तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा थोड़े दिनों में, then you will be going to the clinic। ये सारे के सारे क्लिनिकल स्किल्स जो हमने सिखाए उनके वीडियोस देख के और अच्छी तरह प्रैक्टिस करके, एक दूसरे पे थोड़ा हंसी भी आती है, क्योंकि इतनी तमीज से हम किसी से बात नहीं करते, आपस में भी नहीं बात करते, पेरेंट्स को छोड़ के। ठीक है, जैसे पेरेंट्स से बात करते हैं ऐसे ही सोचो कि ये मेरा पोटेंशियल ग्राहक है, एक बार आ गया तो हमेशा जिंदगी में ये मुझसे ट्रीटमेंट लेगा, बिहेव लाइक इन दैट मैनर, इज योर पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल योर आलतू फालतू की बातें कि दिमाग में जो आ रही हैं, ऐसे करके नहीं, बहुत यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। तो देखो, एनएमसी ने 20 नंबर का प्रैक्टिकल रखा है, ठीक है, और 15 नंबर के आपके एटीट्यूड्स को रखा है। आपका एटीट्यूड कैसा है पेशेंट के साथ, बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ढंग से दे पा रहे हो, हिंदी में नहीं बोल पा रहे, कई बार टीचर के सामने हिंदी में बोलने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, या इंग्लिश में बोलने में डिफिकल्टी होती है। तो दोनों दोनों चीजों को ओवर अ पीरियड ऑफ 4.5 years यू हैव टू मास्टर ऑल दीज थिंग्स। दोनों लैंग्वेज में यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। कम से कम हिंदी में, अगर हिंदी में तो ये भी नहीं बोल सकते ना, हिंदी में तो बोलेंगे बेटा तुम जिस सोसाइटी में रहते हो सब हिंदी में बात करते हो, तुम्हें हिंदी भी नहीं बोलनी आती है ना।
तो हिंदी वाला तो परफेक्ट होना है, इंग्लिश वाले में भी परफेक्ट होना है। तो बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस शुड बी ऑन द टॉप। तो दीज आर माई इंस्ट्रक्शंस। और बाकी हिस्ट्री के लिए मैं सर से बात कर लूंगा कि हिस्ट्री टेकिंग की क्लास नहीं हुई है आप लोगों की। तो बच्चों देर इज स्टिल 15 मिनट्स, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बच्चों ज्यादा ध्यान देना है। देखो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कितना इजी भी था, है ना, उसको पढ़ना कितना डिफिकल्ट लग रहा था, मैंने तो पढ़ा भी नहीं जो स्लाइड पे लिखा हुआ था। इट्स वेरी इजी टू डू दैट एंड एक्सप्लेन दैट। ओके, तो ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ। वो जो एक मैंने बाहर से वीडियो लिया था उसका मैंने वीडियो गलत रिकॉर्ड कर लिया था एक्चुअली में, एंड आई वाज I need to present this presentation to all the faculty members, क्योंकि जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है बच्चों वो सारी की सारी अप्रूव होके आती है फैकल्टी से। आई फर्स्ट वी ऑल द रेजिडेंट present all the presentation to for the faculty, and then their feedbacks are taken and accordingly modified। तो मैंने वो थोड़ा सा गलत कर दिया था वीडियो, तो इसलिए वो मैंने बाहर से रखा, क्योंकि there was hardly any time due to the holidays to reshoot those videos। तो इसलिए मैं वीडियो तुम्हारे को शेयर करूंगा, अपना वाला कर दूंगा, लेकिन यू शुड नो द जिस्ट। तो कोई डाउट हो तो बच्चों इसमें पूछ लो मुझसे। और मैं अभी देखता हूँ वो मतलब मेरे पास सारे के सारे वीडियोस में करता हूँ। इसमें से कुछ बच्चों मैं जो वीडियोस भेज रहा हूँ तुम लोगों को, हो सकता है कि कुछ वीडियोस में ना एक्स्ट्रा हो। या फिर मुझे घर पे जाके देखने दो पहले सारे वीडियोस को, फिर मैं काम काम के वीडियोस भेज दूंगा, क्यों, बिकॉज वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ रीशूट्स। ठीक है बच्चों, देखो लास्ट में एक बार और मैं एम्फेसाइज करूंगा सर, इन प्रैक्टिकल एग्जाम वी आर आस्क्ड टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल, डू वी हैव टू आस्क फॉर हिस्ट्री टू द सब्जेक्ट। यू सी सब्जेक्ट है ना अभी तुम लोगों के पास, नॉर्मल सब्जेक्ट है, लेकिन बट यू विल से दैट कि सर now this is a normal subject after my examination also as is my colleague, but in a patient we have to take a proper history so that our examination is targeted। सपोज लोअर लिम्ब में लोअर लिम्ब पे करी, मैं अपर लिम्ब पे करता चला गया, ठीक है, तो यू हैव टू टेल योर एग्जामिनर दैट प्रायर टू द एग्जामिनेशन सर इट इज आल्सो इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू टेक द मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तुम्हें बोलना है बेटे, देखो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन दिया है कि सर बोलना है कि सर आई हैव टेकन द रेलेवेंट हिस्ट्री, एंड अगर तुम्हें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन उस समय आ रहा है याद है तो बोल देना कि आई हैव डन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एज इट इज मैंडेटरी है ना। जैसे कोई भी आया मेरे पास, सपोज मैं तुम्हारे को एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, वो क्लिनिकल सिनेरियो देख रहा हूँ बेटा, ये ऑल दीज थिंग्स आर आइडियलिस्टिक। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला सर मेरे को कफ हो रहा है ना, कफ हो रहा है, तो मैं इसका ऐसा थोड़ी कि सिर्फ चेस्ट ही देखता रहूंगा, उसका मैं एक बार रेस्पिरेशन ये वो भी देख लूंगा, नेजल पैसेज भी देख लूंगा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन माउथ भी देख लूंगा, पता चला कि कफ का रीजन यहाँ पे है कि टॉन्सिलाइटिस हो रखी है इसको, ठीक है, या नेजल पैसेज में कुछ चक्कर हो, कोई दिक्कत हो रखा है, या फिर जनरली एक उसका जनरल एक आउटलुक देख लिया। सो दीज जब जब हम अभी देते हैं ना बच्चों तुम लोगों को एग्जामिनेशन, तो हम वी यूजली डोंट आस्क फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें नहीं बोलते। लेकिन पेशेंट में जब भी आप करोगे तो पेशेंट में टारगेटेड एग्जामिनेशन के साथ बाकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बच्चों, मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं वीडियो तुम लोगों को घर पे जाके दे पाऊंगा, क्योंकि अभी रास्ते में तो आई विल बी ड्राइविंग। मैं जो टारगेटेड, और ये आई डोंट नो एक्चुअली हाउ टू यूज द गूगल ड्राइव एट द मोमेंट, वरना तो मैं पीपीटी भी उस पर अपलोड कर देता। मैं तुम लोगों को वीडियो दूंगा, ठीक है, जो जो मैंने वीडियोस इसमें किए हैं, इसमें आई थिंक डिलीट कर, जो जो ये वीडियोस हैं इसमें सारे के सारे वीडियोस मैं तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो उसको वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस करते रहना, और देन पहले वीडियो देखना, फिर उस वीडियो को बंद करके फिर प्रैक्टिस करना, फिर देखना कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर अराइजिंग। तुम भूल जाओगे इंस्ट्रक्शन देने, तुम ये यानी करते रहेंगे ना, टच याद रहेगा कि टच कर लिया, फिर ये भूल जाओगे कि डर्मेटोम वाइज करना था,
है ना. These are the practical difficulties, and these are the things, these are the skills, these are not theory, these are skills. जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आ जाएंगे. And hopefully at the end of your MBBS examination you would be so proficient कि बहुत जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन कर पाया करोगे. जैसे अभी तो 1.5 घंटा लग गया हमें, पूरा 1.25 घंटे लग गए इसको एक्सप्लेन करने में. इट विल हार्डली टेक एनी टाइम. ठीक है. तो लेकिन ये करने हैं, ये बिना करे अगर तुम सोचो कि तुमने देख लिया वीडियो तुम कर दोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम आज एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अपने ऊपर ही कर लेना बेशक, ये किसी के तो करके देखना. वीडियो को देखने के बाद भी उस वाली जो एक वो होता है ना फ्लो नहीं मेंटेन कर पाते, वी आर नॉट एबल टू. और जैसे मेरे को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सारे फैकल्टी से कि जब भी हम सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन करने को बोलते हैं क्या करते हैं, कॉटन लिया जहां मर्जी टच कर दिया, सर ये आ रहा है, और खड़े हो गए. कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, उसको इंस्ट्रक्शन दिए अपने सब्जेक्ट को, ना टीचर को बता रहे हाँ सर कर लिया मैंने, एक जगह टच करके सर इसको आ रही है टच. ऐसे यानी मतलब दीज आर द रियल इंसिडेंसेस, ये हमारे साथ भी होते हैं. ठीक है. और ये सारे टीचर्स के फैकल्टी, ये प्रॉफ में हो रहे हैं. प्रॉफ में सोचो ऐसे कंडीशन हो रही हो कि ऐसे टच कर दिया उल्टा पुल्टा कहीं पे भी, हाँ सर हो गया एग्जामिनेशन. तो दिस शुड बी डन. ओके. और ये मुझे पता होता है कि सबको होता है इस समय, उस समय इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो कि वो तुम भूल जाओगे. तो इसलिए क्या होता है जब भी और ये अच्छी एग्जामिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि अब डॉक्टर बने हो, तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो लगना चाहिए ना, यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर इफ यू आर एग्जामिनिंग लाइक दिस एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. और यार जितने भी इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, उस तरीके से तुम एग्जामिन करोगे उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमारा, यानी देखो तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारे सोडियम पोटेशियम पंप या किडनी कैसे काम करे उन्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी, तो उनसे बस ये है कि तुम्हें पास होना. लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन योर फैमिली मेंबर्स, दे गेट दे बिकम सो हैप्पी दैट यू आर लर्निंग अ क्लिनिकल स्किल. और मैं यकीन मानिए बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते भी नहीं है. आज की डेट में बस रिपोर्ट लिख दी, स्टेथोस्कोप भी नहीं लगाते. ठीक है. और जो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है ना, वो डॉक्टर सब टॉप डॉक्टर होता है अपने एरिया में. क्योंकि इफ यू आर स्पेंडिंग 1,000 रुपीज ऑन द कंसल्टेशन एंड इफ यू कम टू मी एंड अच्छा मैं 2-4 बातें पूछ के तुम्हारे को दवाई लिख के भेज दिया, दवाई वही लिखनी है एग्जामिनेशन के बाद भी, लेकिन मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो उसको ऐसा लगता है आप तो लूट गए. ऐसे 1,000 रुपए ले लिया डॉक्टर ने, 5 मिनट भी देखा नहीं मुझे. और अगर तुम थोड़ा सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर दो, उसका पैलर देख लो, उसकी टंग देख लो, थोड़ा स्टेथोस्कोप लगा दो, और इस टाइप का एग्जामिनेशन कर दिया तो वो तुम्हारे पैर में पड़ जाएगा कि इससे बढ़िया मैंने डॉक्टर नहीं देखा. तो बेटे दीज आर द स्किल्स जिसको पूरा मास्टर कर लो एंड नो वन विल बी देयर इन द मार्केट टू डिफीट यू. हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा पेशेंट हो जाएंगे तो कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन ये है ना कि जब पहली बार कम से कम पेशेंट आ रहा है तो उसको ऐसे करके मेस्मराइज कर दो अपने क्लिनिकल स्किल से कि दैट पेशेंट विल नॉट लीव यू. उसको लगेगा भी ना डॉक्टर ने मेरे को सब अच्छी तरीके से चेक किया है, तो दवाई भी बहुत अच्छी तरीके से लिखेगा. दवाई तो सेम ही होती है बेटा, कोई भी देखेगा, है ना. तो इसलिए माई सिंसियर रिक्वेस्ट, यू प्लीज ऑल प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस क्लिनिकल स्किल्स. मैं वीडियो तुम लोगों को भेज दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी एक्चुअली में ना, जो मेरे मोबाइल में है, बहुत सारे वीडियो शूट किए थे. आई थिंक देयर आर 14 वीडियोज हैं, उसके चक्कर में बहुत सारे किए थे, वो सारे हॉच पॉच हो रखे. मैं इसको देख देख के ना कि जो जो ठीक हो रखे हैं वो वाले भेजूंगा तुम लोगों को. जस्ट गिव मी 2 or 3 आवर्स आफ्टर रीचिंग होम, आई विल डू दिस. ओके बच्चों, शुड आई एंड द सेशन? इसमें मेरे बताने के लिए था बेटा, इसमें कुछ थ्योरी तो तुम लोगों को ही पढ़नी पड़ेगी सारी की सारी. ठीक है. Okay, thank you so much, and I hope you all will practice all the clinical skills on your parents. और उनको बेटा एक अच्छा सा फीलिंग दो कि यू आर इन टू द इंडिया टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज. टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का दिखाओ उनको करके कि हाँ तुम कर रहे हो. थोड़ा गलत करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और तुम लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा. ओके बच्चों, so I am closing this webinar. End webinar.